गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप लोग? मैं सीए सौरव शर्मा, आपका डीटी का मेंटोर। माहौल जबरदस्त शानदार बच्चों। आज से अपन स्टार्ट करने वाले हमारे डीटी की रिवीजन लेक्चर्स, और इन लेक्चर्स में आपको कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स मिलने वाला है। तो ध्यान से सुना इन लेक्चर्स को बच्चों। ये रिवीजन लेक्चर उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं मई, जून, सितंबर, दिसंबर 2026 एंड जैन 2027 के अंदर। ये रिवीजन लेक्चर आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है। सर, अगर कोई बच्चे हैं जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है और पास नहीं हुए हैं, अब आगे जाकर के उनको वापस एग्जाम देना है, तो क्या ये रिवीजन लेक्चर उन लोगों के लिए एप्लीकेबल रहने वाले हैं? यस बच्चों, ये रिवीजन लेक्चर आप लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है। क्या सर हमको वापस से कोई क्लास देखने की जरूरत है, या सर हमको कोई सेपरेट वीडियो देखने की जरूरत है? नहीं बच्चों, आपको कुछ भी अलग से देखने की जरूरत नहीं है। ये जो रिवीजन लेक्चर की सीरीज रहने वाली है, इस सीरीज के अंदर आपके सारे अमेंडमेंट कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ओनली अमेंडमेंट्स देखना है तो आई बटन में जाइए, वहां पे मैंने एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड किया है ओनली अमेंडमेंट्स के लिए, दैट इज एप्लीकेबल फॉर द मई, जून, सितंबर एंड दिसंबर 2026 और जैन 2027 सीएसीएमए इंटर डीटी स्टूडेंट्स के लिए। ओके बच्चों, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर, जिसका नाम है बेसिक एंड टैक्स रेट। बच्चों, ये जो रिवीजन लेक्चर रहने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये मेरे लास्ट रिवीजन लेक्चर रहने वाले हैं, क्योंकि बच्चों नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट 2021। हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब आप लोगों को तो इसी अटेम्प्ट में पास करना है, मतलब मेरे को नए बच्चों को पढ़ाना है, या फिर आपको कब पढ़ना है? जब आप सीए में फाइनल में आ जाते हैं। ओके सर, तो लेट्स स्टार्ट विद इनकम टैक्स एक्ट 1961 चैप्टर 1 बेसिक एंड टैक्स रेट। गाइस, सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए, इनकम टैक्स एक्ट कलेक्ट कौन करता है? इनकम टैक्स एक्ट कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और पावर दे रखा है उनको एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, अपार्ट फ्रॉम अदर देन द एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम कलेक्ट करने का पावर किसके पास में होता है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास में होता है दोस्तों। चलो, अब सर ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, इसके अंदर आपको जो भी हेड्स ऑफ इनकम है सारा डिटेल इसके अंदर रहता है। लेकिन इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ चीजें, जैसे कि क्या होता है कि सीबीडीटी अपने नोटिफिकेशन जारी करता है, या फिर सर्कुलर इशू करता है, ठीक है, या फिर रूल्स बनाते हैं। अब बच्चों, इनकम टैक्स को सपोर्ट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए रूल्स में उनको क्या करते हैं बच्चों, एडिशनली बताया जाता है, ताकि जो एक्ट में लिखा हुआ है उसको सपोर्ट कर सके। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ओके, जैसे कि आपको पता ही होगा कि डेप्रिसिएशन दे रखा होता है इनकम टैक्स एक्ट में, बट जो डेप्रिसिएशन की रेट होती है ना, वो रेट दे रखी होती है बच्चों रूल्स के अंदर। तो रूल्स क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं हमारे इनकम टैक्स एक्ट को। चलो, अब अपन डिस्कस करते हैं सर, ये जो लॉ है ये बनाता कौन है? सर, ये लॉ बनता है पार्लियामेंट के अंदर। उसके बाद में क्या होता है, समय समय पर सीबीडीटी अपने सर्कुलर नोटिफिकेशंस इशू करता है, और उसके बाद में जो भी कोर्ट वगैरह होते हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इस लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। जो भी डिस्प्यूट होते हैं उन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है ट्रिब्यूनल और कोर्ट वाया इंटरप्रिटेशन। सर, आर्टिकल 265 के अंदर इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बताया गया है कि नो टैक्स शेल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। जिसके पास में अथॉरिटी है, और अथॉरिटी दे रखी है आर्टिकल 245 के अंदर, वही पर्सन टैक्स कलेक्ट कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है और एग्रीकल्चर इनकम कलेक्ट करता है मेरा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अपन बात करेंगे ओनली अबाउट डायरेक्ट टैक्स, ठीक है सर। ओके, अब सर जो आर्टिकल 246 है उसके अंदर 3 लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। सारी पावर को उन्होंने डिवाइड किया है 3 लिस्ट में। पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट, ठीक है, दूसरी लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट, और तीसरी लिस्ट होती है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर दे रखा होता है। सर, अब आप हमको बताइए कि गवर्नमेंट हमसे क्या क्या चार्ज करता है। देखो, गवर्नमेंट आपसे सबसे पहले लेता है टैक्स, उसके बाद में चार्ज करता है आपसे सरचार्ज, और उसके बाद में चार्ज करता है आपसे सेस। सर, टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, ये तो आपको पता ही है। सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज का मतलब होता है दोस्तों एडिशनल लेवी, एडिशनल चार्ज, और ये स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर ही लिया जाता है। जैसे कि आप पढ़ेंगे अप टू 50 लाख रुपीज तक कुछ भी सरचार्ज नहीं लगता। 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक 10% लगता है, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15% लगता है, एंड 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25% लगता है इंडिविजुअल के केस में, ठीक है।
वैसे ही अगर डोमेस्टिक कंपनी की मैं बात करूं तो 7% सरचार्ज लगता है अगर 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक की इनकम है, और 1 करोड़ और 10 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में 12% लगता है। ओके सर, तो ये अपन डिस्कस करेंगे आगे। तो ये सेपरेटली सरचार्ज कलेक्ट बाय द गवर्नमेंट। अब दूसरा होता है सर सेस। सेस भी एक एडिशनल लेवी होती है जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करता है। जैसे आपने टोटल इनकम निकाला, उस पर सरचार्ज ऐड किया जो भी एप्लीकेबल है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद जो भी टैक्स लाइबिलिटी आएगा उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके ऊपर हेल्थ और एजुकेशन सेस आपको ऐड करना पड़ता है। और जो हेल्थ और एजुकेशन सेस होता है ना बच्चों, वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है और उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज होना चाहिए। ओके सर, अब सर आपके असेसमेंट ईयर कौन सा एप्लीकेबल है, आपके एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर कौन सा एप्लीकेबल है। असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल है सर आपके लिए 2026-27, और प्रीवियस ईयर कौन सा एप्लीकेबल होगा आपके लिए 2025-26 आपके लिए प्रीवियस ईयर होगा। तो सर आपको फाइनेंस एक्ट के 2025 के अमेंडमेंट्स भी कवर करने हैं। यस बच्चों, आपको फाइनेंस एक्ट के अमेंडमेंट भी यहाँ पर कवर करने पड़ेंगे। क्लियर है? तो सर क्या ये कवर है आपकी बुक के अंदर? यस, सारे रिवीजन लेक्चर्स के अंदर फाइनेंस एक्ट 2025 के अमेंडमेंट्स कवर है। अब सर ये फाइनेंस एक्ट के अमेंडमेंट्स होते क्या है, यहाँ पर सर क्या होता है कि एवरी ईयर बजट पास होता है, और बजट कब आता है सर? 1 Feb को बजट आता है, और जैसे ही 1 Feb को बजट आता है उसके नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के अंदर अपन क्या करते हैं, वो सारे प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं। सर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर का मतलब होता है सर ऐसा ईयर जिसमें आपके ऊपर क्या होता है सर, इनकम कमाते हो, मतलब वो ईयर जिसमें आपने इनकम अर्न किया है। और असेसमेंट ईयर का मतलब होता है वो ईयर जिसमें आपने रिटर्न फाइल करा है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर 25-26, इस ईयर में आप क्या करोगे बच्चों, इनकम कमाओगे, और नेक्स्ट ईयर 26-27 के अंदर आप क्या करोगे बच्चों, रिटर्न फाइल करोगे। यहां तक आपको समझ में आया? यस सर, हमको समझ में आ चुका है। सर फाइनेंस एक्ट के अंदर 4 पार्ट है। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर पार्ट 1 स्पेसिफाई करता है रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू द असेसमेंट ईयर। जो मेरा असेसमेंट ईयर है कौन सा है सर? 2026-2027। इस ईयर में टैक्स रेट क्या रहेगी ये बताता है पार्ट 1। पार्ट 2 के अंदर रहता है कि सर टीडीएस कौन सी रेट से डिडक्ट करना है करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और पार्ट 3 में बताया जाता है कि सैलरी और एडवांस टैक्स का कंप्यूटेशन और सैलरी पर टीडीएस कौन सी रेट से कट होगा। पार्ट 4 में बताया जाता है सर एग्रीकल्चर इनकम है उस पर कंप्यूटेशन कैसे होने वाला है। सर एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जम्प्ट होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा बच्चों एग्रीकल्चर इनकम कैसे एग्जम्प्ट होती है और कैसे उस पर इनडायरेक्टली गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रहा है। ओके सर, यहां तक हमको समझ में आ चुका है। सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल टू होल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इसके अंदर टोटल कितने चैप्टर? 23 चैप्टर है, 298 सेक्शन है और 14 शेड्यूल स्पेसिफाई किए गए हैं। ठीक है सर। सर यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर टैक्स कब लगेगा? देखो उसके लिए अपन रेजिडेंशियल स्टेटस सेपरेटली सीखने वाले हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए इंडिया का मतलब क्या होता है, क्योंकि इंडिया के ऊपर, इंडियन के पर्सन के ऊपर ही टैक्स लगेगा। सर नॉन रेजिडेंट पे भी लग सकता है, लगेगा। वो कब लगेगा वो अपन डिस्कस करेंगे सेपरेट चैप्टर के अंदर। ओके सर। तो इंडिया का मतलब क्या होता है सर? खाली इंडिया या टेरिटोरियल ऑफ इंडिया भी कवर होता है? चलिए सर, होता है सर, कवर होता है। तो सर मेरे को एक बात बताइए कि अगर मान लो मेरी बोट इंडियन सी के अंदर है, अब चलो समुद्र के बीच में, इंडिया श्रीलंका के बीच में, तो क्या सर वो इंडिया के अंदर इंक्लूड होगा या नहीं होगा? तो इसके लिए उन्होंने ऐसा बोला है गवर्नमेंट ने कि जो भी 200 नॉटिकल माइल तक का जो भी एरिया होता है ना, वो एरिया इंडिया के अंदर कवर होता है। क्लियर है सर? ओके सर। अब बात करते हैं हमारा चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 4, जो हमारा चार्जिंग सेक्शन है। इनकम टैक्स इज पेएबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर। देखो बच्चों, इनकम टैक्स एप्लीकेबल फॉर प्रीवियस ईयर, लेकिन अपन पे कब करते हैं? देखो एडवांस टैक्स अपन पे कर देते हैं, टीडीएस अपन पे कर देते हैं, लेकिन जो हमारी लाइबिलिटी आती है वो अपन कब पे करते हैं? असेसमेंट ईयर के अंदर पे करते हैं, एट द रेट स्पेसिफाई इन एनुअल फाइनेंस एक्ट। मैं आपको बता चुका हूं कि फाइनेंस एक्ट के अंदर आपको रेट बताई जाती है, उस रेट से आपको टैक्स पे करना पड़ता है। और टैक्स आप टोटल इनकम पर पे करते हैं। और टैक्स कौन पे करता है? एनी पर्सन इन द प्रीवियस ईयर। सर पर्सन का मतलब क्या हो गया? सर सौरभ सर आप पर्सन हो? हाँ सर मैं पर्सन हूँ। हाँ तो सर क्या इंडिविजुअली पर्सन होते हैं या दूसरे लोग भी हो सकते हैं? सर दूसरे लोग भी पर्सन हो सकते हैं। कौन कौन होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल, मतलब आप, मैं, नेचुरल पर्सन इंक्लूडिंग माइनर ऑल्सो। अब माइनर के केस में क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, वो अपन सेपरेटली डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल की बात करता हूं तो माइनर भी आता है।
उसके बाद में आता है सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है? हिंदुइज्म के अंदर क्या होता है बच्चों, फैमिली बिजनेस बना लेते हैं हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे आपस में मिलकर के। तो सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक हिंदू लॉ के तहत एक ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है मिताक्षरा, दूसरा होता है दया भागा। अब सर जो मिताक्षरा होता है वो एप्लीकेबल होता है होल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल और आसाम। और वेस्ट बंगाल और आसाम के अंदर क्या होता है बच्चों, दया भागा एप्लीकेबल होता है। वेस्ट बंगाल और आसाम के अंदर आज भी बच्चों ऐसा माना जाता है कि अगर बाप है तो बाप शासन करेगा, बेटा उस गद्दी पे नहीं बैठ सकता जब तक कि उसके फादर की डेथ नहीं हो जाती है। तो दया भागा के अंदर क्या होता है कि आपको राइट्स एक्वायर होता है आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट ओनर, जो भी प्रीवियस ओनर है जैसे कि ग्रैंडफादर है, उसकी डेथ के बाद में ही फादर को गद्दी मिलती है, ठीक है। और राइट्स भी फादर के पास में बाद में आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एब्सोल्यूट ओनर होता है सन के। जैसे आपको पता ही होगा कि मुगलों के टाइम पे क्या होता था कि बेटे बाप को मार के गद्दी पे बैठ जाते थे, तो जब तक बाप जिंदा है तब तक बेटे को गद्दी नहीं मिलती थी। तो दया भागा के अंदर ही ऐसा ही होता है कि राइट्स ओनली प्रीवियस ओनर के पास में ही रहता है। सन के पास में राइट्स कब आता है? आफ्टर द डेथ ऑफ द हिज फादर। अब यहाँ पर सर वुमेन्स के पास में जो राइट्स होते हैं वो थोड़े लिबरल होते हैं, लेकिन मिताक्षरा के अंदर क्या होता है, जैसे ही बच्चा जन्मता है, जैसे ही बच्चा क्या करता है, चहकता है, चैं 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 चैं, मतलब जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है, आपकी गोद में बेबी आ गया, नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा बेबी अगर जैसे ही आ जाता है, तो जैसे ही वो इस दुनिया में जन्म लेता है, परिवार में जन्म लेता है और उसके पास में राइट्स आ जाते हैं, पैदा होते हैं उसके पास में राइट्स आ जाते हैं। यहाँ पर फादर और सन क्या होते हैं सर, जॉइंट ओनर होते हैं। और ये एंटायर इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है एक्सेप्ट आसाम और वेस्ट बंगाल। यहाँ पर बच्चों विमेंस के पास में राइट्स थोड़े लिमिटेड होते हैं, क्योंकि बच्चों बहू को यहाँ पे राइट्स दिया जाता है लेकिन बेटी को नहीं दिया जाता है। बेटी अगर शादी होने के बाद में ससुराल में जाती है तो ससुराल का जो भी ससुराल का जो भी HUF होगा उसमें उसको पूरा हिस्सा मिलता है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट है तो बताइए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर मेरा फॉर्म। अब जो HUF है ना बच्चों शादी के बाद ही बनता है, शादी के पहले आप नहीं बना सकते। फॉर्म इंक्लूडिंग LLP एक्सेप्ट सेक्शन 44 AD और ADA। फर्म बच्चों अगर पार्टनरशिप फर्म है या लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म है उसको भी पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद में आता है सर कंपनी वेदर डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी दोनों को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है सर एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सर ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है, आप मैं मतलब 4-5 लोगों ने मिलकर के क्या करा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल एजे क्लासेस है या आरएम ग्लोबल है, मतलब यहाँ पर जो कॉर्पोरेशन है ना वो आपस में मिलकर के क्या करती है, किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए एक क्या करती है बच्चों, एक कॉर्पोरेशंस बनाती है इंडिविजुअल, जिसको बोला जाता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो उनको भी पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है और उसके ऊपर टैक्स लगता है। नेक्स्ट होता है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, ठीक है। और इसके बाद में आता है बच्चों एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मतलब क्या हो गया, देवी देवता हो गया, मंदिर हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गए, ट्रस्ट हो गए। तो ये सारी चीजें को पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। और जो भी पर्सन होगा अगर वो एसएससी बनेगा तो उसको टैक्स पे करना पड़ता है। एवरी एसएससी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट एन एसएससी, ये याद रखना है। क्यों बच्चों, देखो इनकम टैक्स पे करने के लिए आपको एसएससी बनना पड़ता है। एसएससी पहले पर्सन के डेफिनेशन में फॉल करो फिर एसएससी के डेफिनेशन में फॉल करो तो ही लगेगा। सर एसएससी क्या होता है, हमको तो पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एसएससी का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसकी टैक्स पे करने की लायबिलिटी आती है। कौन बच्चों, जिसकी टैक्स पे करने की लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल मेरी टोटल इनकम है सैलरी की और मुझे इस साल का मेरा टैक्स कंप्यूटेशन निकाला और मुझे 5 लाख रुपए का टैक्स पे करना है, तो आई एम द एसएससी। अपार्ट फ्रॉम दैट टैक्स लायबिलिटी के अलावा अगर मेरा कोई भी ड्यूटी या कोई भी पेनल्टी है जो मेरे को गवर्नमेंट को पे करना है तो भी मैं एसएससी कहलाया जाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मेरा कोई इनकम एक्सीड नहीं कर रहा है लेकिन क्लबिंग ऑफ प्रोविजन एप्लीकेबल होने के कारण मेरा दूसरा इनकम ज्यादा हो रहा है मेरी इनकम से, फॉर एग्जांपल कि माइनर का इनकम है, क्लबिंग ऑफ प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे और मेरी इनकम में ऐड हुआ और मेरा इनकम एक्सीड कर गया बेसिक एग्जम्पशन से, तो मेरे को तो टैक्स भरना पड़ेगा। तो उस केस में मैं एसएससी बन जाता हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई भी पर्सन है डीम्ड टू बी एसएससी माना जाएगा। जैसे कोई भी कंपनी है, कंपनी के केस में कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं ना वो डायरेक्टर्स क्या होते हैं, कंपनी के लिए एसएससी होते हैं। कंपनी के लिए नहीं, इनकम टैक्स के लिए एसएससी होते हैं, ठीक है। अगर क्या हुआ इसके अलावा आपने क्या किया, कोई भी फॉरेन पर्सन इंडिया के अंदर आया, जैसे ब्रेटली इंडिया के अंदर आया, उसने
आपको क्या क्या कोई सर्विस दी, आपने उसको पेमेंट करना था, पैसा 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 देना था, आपने उसको पैसा दे दिया बिना टीडीएस कट किए, तो देन यू आर द लाइबल, यू हैव टू पे टू टैक्स टू द गवर्नमेंट, देन यू आर द एसएससी। ठीक है, आपने डिडक्ट करना था टीडीएस बट यू आर फेल टू कलेक्ट टीडीएस फ्रॉम दैट पर्सन। समझ में आप लोगों को? अब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का मतलब तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मेरे को एक बात बताओ सर, अगर प्रीवियस ईयर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर एग्जांपल ये हो गया मेरा 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक। लेकिन सर अगर मेरा बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर स्टार्ट हुआ तो तब मेरा प्रीवियस ईयर क्या 12 महीने का होगा? नहीं। अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग द ईयर, फॉर एग्जांपल 18 अगस्त 2025 को मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो 18 अगस्त 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक क्या होगा? मेरा प्रीवियस ईयर होगा। ठीक है, जब बिजनेस स्टार्ट होता है तब 12 महीने का मेरा प्रीवियस ईयर नहीं होता, अदरवाइज 12 महीने का होता है। सर अब मेरे को एक बात बताओ कि टैक्स कब पे करना पड़ता है? अपन ने क्या सीखा, प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करते हैं और उस पर टैक्स अपन पे करते हैं असेसमेंट ईयर के अंदर, और असेसमेंट ईयर के अंदर मतलब नेक्स्ट ईयर अपन टैक्स पे करते हैं। लेकिन 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 कुछ कंडीशंस में आपको बताऊंगा, 5 ऐसी सिचुएशन है जिसमें जिस साल में आपने इनकम कमाई है उसी साल में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? टैक्स पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। कैसे सर? ऐसा क्यों सर? ऐसा भेदभाव क्यों? देखो मैं आपको बताऊंगा तब आप बोलोगे यस यस आपने तो सही बोला सर। सबसे पहली कंडीशन, अगर आपका कोई भी शिपिंग बिजनेस है, वो भी किसका? नॉन रेजिडेंट का। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं ब्रेटली ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आते हैं नाव में। क्या सर नाव में ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ सकते हैं? नहीं नहीं, नाव में नहीं आए थे, बड़ा सारा शिप था, उस बड़ी सारी शिप के अंदर ब्रेटली इंडिया आ चुके हैं। इंडिया आके उन्होंने क्या किया, इंडियन पोर्ट पे आए और जो भी सामान लेके आए थे अपने साथ में से बांध करके, और वो सामान इंडिया के अंदर बेच के रवाना हो गए। चटक 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 आए और चटक 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 चले गए। ठीक है, अब वो बंदा तो चला गया। अब गवर्नमेंट किससे टैक्स ले बेटा? तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है, इंडिया बिजनेस के लिए आ रहा है, वो भी शिपिंग बिजनेस वाला, तो उस केस में जिस उसने माल बेचा, इनकम कमाई, फटाफट 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 टैक्स पे करो और निकलो, रवाना हो जाओ। तो जिस साल में इनकम कमाई उसी साल में आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो 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 बच्चों। चलो नेक्स्ट, पर्सन लिविंग इंडिया। अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, विजय माल्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है बच्चों? विजय माल्या बनने वाला है, भागने वाला है, सब भगोड़ा बनने वाला है, तो उसको बोलेंगे रुक 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 रुक, पहले टैक्स दे, पहले टैक्स दे, फिर निकल निकल निकल, तो पहले उससे टैक्स लेंगे। लेकिन अब तीसरी कंडीशन, अगर कोई भी एओपी बीओआई आपने बनाया है फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस, आपने क्या किया, कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन या बीओआई बनाया, मतलब आपने और मैंने मिलकर कोई कंपनी एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और हमारा पर्पस क्या है, चलो नवरात्रि आने वाली है, नवरात्रि के लिए अपन क्या करते हैं, एक बढ़िया सा प्रोग्राम करते हैं, तो उस प्रोग्राम के लिए अपन ने एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी बना ली। ठीक है, और जैसे ही वो प्रोग्राम खत्म हुआ, हमने सब रफा दफा कर दिया, सब बंद कर दिया। तो ऐसा बोला गया है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर इवेंट के लिए आपने एओपी बीओआई बना है, तो जिस ईयर में आपने इनकम कमाया उसी ईयर में टैक्स पे करो और निकलो। नेक्स्ट है पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। मैंने क्या किया कि मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा चल रहा है, बहुत सारा लोन चल रहा है, मेरे को पसीना आ रहा है, तो मेरे पास में जो भी प्रॉपर्टी है, मेरे को ऐसा लगा कि गवर्नमेंट सीज कर लेगी, तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी मेरी दीदी के नाम, मेरे पापा के नाम, मेरी वाइफ के नाम कर दिया, और अब मैंने बाद में अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, लो भैया मैं सरेंडर करता हूँ, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, जो है आप ले लो। तो अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर एओ को ऐसा लगता है कि आपने गलत किया है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से पहले आपको जो भी लाइबिलिटी पेमेंट करो, उसके बाद में आप ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद में आता है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। अगर आप अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू करने वाले हैं, तो पहले टैक्स पेमेंट करो जिस साल में अपने इनकम कमाए उस साल में, उसके बाद डिसकंटिन्यू करो। लेकिन बच्चों जो पहला पॉइंट था शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, उस केस में कंपल्सरी टैक्स भरना है जिस साल में इनकम कमाया। लेकिन उसके बाद में 2 से 5 में जो कंडीशन मैंने आपकी बताई, विजय माल्या वाला या नवरात्रि वाला या फिर दिवालिया वाला या बिजनेस बंद हो रहा है, उस केस में अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि सच्ची में कुछ होने वाला है आगे जाकर के, कि ये लोग या तो भाग जाएंगे, ये लोग या दिवालिया घोषित कर देंगे अपने आप को, ठीक है, या इवेंट बंद करने के बाद में कभी खोलेंगे ही नहीं, तो उस केस में आपको उस साल में टैक्स पे करना पड़ता है। कंडीशन अगर असेसिंग ऑफिसर ने आपको बोला है तो ठीक। यहां तक क्लियर है? चलो 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 चलो, अब आता है सर अपना ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम के लिए 5 हेड ऑफ इनकम होती है जो अपन डिस्कस करेंगे, 5 हेड्स ऑफ इनकम। सबसे पहला होता है, देखो इसको है ना, अपने आप को ऐसे सोचो कि मैं हूं, कौन हूं सर? मैं हूं। अब मैं क्या हूंगा, एक छोटे से राजस्थान की फैमिली से बिलोंग करता हूं और मैं वहां से निकला हूं और मेरी जॉब लगी पीडब्ल्यूसी में।
तो मेरे को क्या मिला सर, सैलरी मिला। हाँ, तो सबसे पहला आदमी सैलरी कमाता है, सैलरी कमाने के बाद में पैसा इकट्ठा होता है, घर खरीदता है, फिर और घर खरीदता है, तो घर को रेंट पे चढ़ाता है, पहले सैलरी की इनकम, फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, ज्यादा पैसा आता है तो बंदा बिजनेस करता है, फिर पीजीबीपी का इनकम, फिर उसके बाद में प्रॉपर्टी सेल करता है तो कैपिटल गेन का इनकम, और बड़े बड़े एफडी करवाता है तो एफडी का इंटरेस्ट मिलता है, तो अदर सोर्स का इनकम। ठीक है, तो 5 हेड ऑफ इनकम आपको याद हो गया होगा, सैलरी का इनकम, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, पीजीबीपी का, कैपिटल गेन एंड आईएफओएस। ठीक है सर, ओके। अब सर टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम आप कैलकुलेट करोगे, उसमें से आप क्या करोगे, डिडक्शन माइनस करोगे चैप्टर 6A की, जो डिडक्शन अपन आगे सीखेंगे, तो वो होता है अपना टोटल इनकम। सर डिडक्शन और एग्जम्पशन का मतलब क्या होता है, अब सर जो एग्जम्पशन होती है ना वो आपको 100% मिलता है और डिडक्शन आपको पार्शियल मिलता है। एग्जम्पशन सर अपन जैसे सैलरी के अंदर सेक्शन 10 का एग्जम्पशन सीखेंगे, फिर अपन कैपिटल गेन के अंदर 54EC 54 का एग्जम्पशन देखते हैं। ठीक है, वो अपन टोटल इनकम से पहले ही मिल जाता है। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम से पहले ही मिल जाता है, लेकिन डिडक्शन जैसे 80C का डिडक्शन है, ठीक है, या फिर कोई हेड वाइज डिडक्शन होता है, वो अपने को मिलता है, तो वो अलाउड होता है अगर कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तब ही। ओके सर, चलो बच्चों अब डिस्कस करते हैं इनकम। इनकम का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको थोड़ा ब्रीफली समझाता हूँ। इनकम का मतलब अगर आपने कोई भी पीजीबीपी का इनकम में से आपने प्रॉफिट कमाया बिजनेस से, या डिविडेंड कमाया, या कैपिटल गेन हुआ, या आपको कोई भी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड हुआ पीएफ का, या आपको कोई भी सैलरी में परक्यूजेट मिला, या आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिला, या पार्टनरशिप फर्म से आपको क्या मिला, इनकम हुआ, या आपने क्या किया, विनिंग फ्रॉम लॉटरी है कुछ इनकम अर्न किया। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप की मैन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी से आपको पैसा मिला। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट से आपको पैसा मिला, या आपको गिफ्ट मिला, आपको क्या मिला बच्चों, एडवांस मिला है। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों अगर आपको कोई भी अमाउंट रिसीव्ड होता है इन कनेक्शन विद द मॉडिफिकेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी इनकम होता है। अगर आपने क्या किया, अगर कोई भी इन्वेंट्री को आपने क्या किया, कन्वर्ट किया है एसेट के अंदर, ठीक है, और अगर आपने इसके अलावा कोई भी प्रॉफिट अर्न किया अमालगमेशन के थ्रू। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई भी गिफ्ट रिसीव्ड होता है रेजिडेंट को, कोई भी नॉन रेजिडेंट से, ठीक है, तो उस केस में जो भी इनकम अर्न की है आपने, तो वो क्या होती है, आपकी इनकम आने जाती है, और उस इनकम पर आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है। तो टैक्स कैसे भरेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पर्सन। पर्सन मतलब मैं, आप, कंपनी, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सारी चीजें। उसके बाद में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा, रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, सिटीजन नहीं है, या ये अपने को चेक करना पड़ेगा, वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। उसके बाद में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डिफरेंट हेड ऑफ इनकम, कौन सी इनकम कौन से हेड में जाएगी। उसके बाद में इनकम का अर्न करना पड़ेगा, कंप्यूट करना पड़ेगा एवरी हेड का, फिर क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन, फिर सेट ऑफ के प्रोविजन, फिर चैप्टर 6A के डिडक्शन, तो टोटल इनकम आएगा। फिर टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, ओल्ड टैक्स रिजिम में, न्यू टैक्स रिजिम में, तो उसमें से अपन माइनस कर देंगे, कोई एडवांस टैक्स पे किया है तो टीडीएस, टीसीएस, एएमटी, मैट या फॉरेन टैक्स पे किया है तो वो अपन माइनस कर देंगे, तो अपना नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, टैक्स रेट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टैक्स रेट। अब टैक्स रेट में बच्चों, टैक्स रेट देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की, नॉर्मल वाले प्रोविजंस की। नॉर्मल वाले प्रोविजन फाइनेंस एक्ट 1961 में बताए गए। अब ये वाले जो स्लैब है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, याद रखना, बुढ़ा मतलब अगर कोई भी पर्सन 60 ईयर से कम है उसके लिए बेसिक एग्जम्पशन है 2.5, 60 से अबाउ 80 तक है तो 3 लाख, एंड 80 से अबाउ है तो कितना है सर, 5 लाख। लेकिन ये एप्लीकेबल है ओनली रेजिडेंट पर्सन के लिए, रेजिडेंट पर्सन के लिए ये बेसिक एग्जम्पशन लग जाएगा। ठीक है, उसके अलावा और किसी को भी नहीं मिलता, एचयूएफ को भी नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट पर्सन है या एचयूएफ वगैरह है तो उस केस में एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन या एचयूएफ है तो मेरा बेसिक एग्जम्पशन 2.5 तक ही होता है। 3 और 5 किसको मिला है, कंडीशन इंडिविजुअल, दूसरी कंडीशन रेजिडेंट होना चाहिए, तो अभी 3 लाख बेसिक एग्जम्पशन होगा, 60 साल से ऊपर है तो, और 80 साल के ऊपर है तो 5 लाख का। तो अब अपन डिस्कस करते हैं कि अगर मेरा इनकम अप टू 2.5 है तो कोई भी टैक्स नहीं लगता, नहीं 2.5 से 5 लाख रुपीज है तो 5%, 5 लाख से ज्यादा है 10 लाख तक है तो 20%, और 10 लाख से ज्यादा है तो 30%। दिमाग में कैसे याद रखना, 2.5 तक कुछ भी नहीं है, 2.5 से लेकर के 5 मतलब 2.5 लाख बड़ा 5%, 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक 20%, 5 से सीधा 20 हो गया, 10 नहीं आया बीच में। फिर 10 लाख से ज्यादा है तो 30% टैक्स लग जाएगा। और अगर यही मैं सीनियर सिटीजन हूँ और इंडियन क्या हूं सर, इंडिविजुअल हूं, और मैं क्या हूं, रेजिडेंट हूं, इंडिविजुअल हूं, रेजिडेंट हूं, तो ही मिलेगा। मेरा बेसिक एग्जम्पशन 3 लाख तक हो जाएगा। 3 लाख तक कुछ भी नहीं, लेकिन बच्चे यहाँ गलती करते हैं, यहाँ 3 लाख से 5 लाख तक 5% है तो 10,000 होता है। नॉर्मली बच्चों को 12,500 याद रहता है तो सब जगह 12,500 चिपका देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है अपने को। ठीक है, अगर यही इंडियन
इंडिविजुअल रेजिडेंट हूँ और 80 साल से ज्यादा का हूँ तो उस केस में मेरा 5 लाख तक कुछ नहीं, 5 लाख से 10 लाख में सीधा 20% हो जाएगा, 5% वाली स्लैब ही हट जाएगी। ठीक है, अगर सर मेरा जन्मदिन आता है, फॉर एग्जांपल आज 31 मार्च है और मेरा जन्मदिन 1 अप्रैल को आ रहा है और मैं 60 साल कंप्लीट हो रहा हूँ 1 अप्रैल को, तो क्या मेरे को सीनियर सिटीजन का बेनिफिट मिल जाएगा सर 31 मार्च को? यस सर मिल जाएगा, आपको 3 लाख 5 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर 60 साल कंप्लीट हो रहा है तो 3 लाख का, 80 साल कंप्लीट हो रहा है तो 5 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, मेरा प्रीवियस ईयर था 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, और मैं 26 साल मैं 61 साल का हो रहा हूँ। कब हो रहा हूँ सर? 1 अप्रैल 2027 को। तो 1 अप्रैल 2027 को हो रहा हूँ, 1 अप्रैल 2026 को सॉरी, तो 31 मार्च 2026 को मैं मान लिया जाऊंगा कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ और टैक्स उस हिसाब से ही लग जाएगा। चलो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सर ये 87A का रिबेट किसको मिलता है? ओनली एसएससी को मिलता है और ओनली रेजिडेंट एसएससी को मिलता है, और जिसकी इनकम 5 लाख तक है तो ही मिलेगा। रिबेट कितना मिलता है सर? 12,500 का रिबेट और 100% ऑफ टैक्स पेबल विचएवर इज लोअर का आपको रिबेट मिल जाएगा। ठीक है सर, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो ओल्ड टैक्स रिजिम है उसके अंदर 87A का रिबेट आपको स्पेशल इनकम के सामने भी मिल जाता है अदर देन 112A। देखो जैसा अगर कोई भी मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A का या 112 का या 112A का, ठीक है, तो ये रिबेट मैं ले सकता था उसके सामने भी। लेकिन जब मैं आपको न्यू टैक्स रिजिम सिखाऊंगा तो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर रिबेट आपको ओनली उसी इनकम के सामने मिलेगी जो इनकम पर टैक्स लगा है मेरा, जो टैक्स रेट गवर्नमेंट ने बताई है मेरा फाइनेंस एक्ट 2025 के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी कोई भी इनकम है, नॉर्मल वाली इनकम है, ठीक है, स्पेशल वाली इनकम नहीं है। अब वो जो मेरी नॉर्मल इनकम है, वो नॉर्मल इनकम के अंदर मेरा जो न्यू टैक्स रिजिम में अपन सीखेंगे 4 लाख तक कुछ नहीं लगता, फिर 4 से 8 उसके अंदर फॉल हो रहा है तो 87A का रिबेट मिलता है न्यू के अंदर। ओल्ड के अंदर आपको स्पेशल के सामने भी मिल जाता है। देखो रिबेट 87A का रिबेट मिलने की कंडीशन क्या है? आपको क्या सोचना, आप रेटली नहीं हो, आप क्या हो? सबसे पहले तो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ को नहीं मिलता है, इंडिविजुअल हो और रेजिडेंट हो। देखो बच्चे यही गलती करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, यही गलती करते हैं, पहली तो इंडिविजुअल, दूसरा रेजिडेंट है तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं तो बच्चों अगर ये कंडीशन नहीं रखनी होती तो सिंपल बोल देते ना कि यार देखो यहां से क्या हुआ, 5 लाख तक टैक्स नहीं लग रहा, ठीक है, तो सीधा ही बोल देते ना कि गवर्नमेंट 5 लाख तक आपसे टैक्स ही नहीं लेगी, बोल देते ना। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बोला? उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं बोला बच्चों, क्योंकि वो ऐसा कहना चाहते हैं कि अगर आप रेजिडेंट हो तो ही आपको रिबेट का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और इंडिविजुअल होते, देखो सर मेरी इनकम फॉर एग्जांपल 4,90,000 है, तो क्या मेरे को टैक्स पे करने की जरूरत है? देखो 2.5 लाख तक का बेसिक एग्जम्पशन मिल गया, 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक टैक्स आता है 12,500, तो मेरा 4,90,000 ही है, मतलब 12,500 से भी कम है। ठीक है, तो मेरे को 87A का रिबेट क्या बोलता है? 12,500 और टैक्स पेबल मेरा 12,500 से भी कम आएगा, विचएवर इज लोअर का मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा, तो मेरा टैक्स लायबिलिटी क्या होगा? 000। ओके सर, नेक्स्ट होता है मेरा हेल्थ और एजुकेशन सेस। हेल्थ और एजुकेशन सेस कंपलसरी 4% लगता है इनकम के ऊपर। चलिए सर, राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी आती है 19234, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? राउंड ऑफ हो जाएगा 19230, मतलब 10 के डेसिमल में नीचे की तरफ। अगर ये 5 होता तो भी सर 30 होता है। अगर ये 6 होता, अगर यहाँ पर होता है 19236, तो अपन इसको कन्वर्ट करते थे 19240। ठीक है, ये पीछे वाले को अपन 10 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आया आप लोगों को? चलिए सर, अब ये सर कुछ स्पेशल टैक्स की इनकम है। स्पेशल टैक्स की इनकम की अगर मैं बात करूं तो सर जो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A का, मतलब सिक्योरिटीज वाला, अपन कैपिटल गेन में अच्छे से सीखने वाले हैं, बट अभी के लिए आप समझ लीजिए कि मेरा टैक्स रेट 23 जुलाई 2024 जो फाइनेंस एक्ट आया था 2024 में, तो उसमें टैक्स रेट चेंज हो चुका है। पहले अगर सर तो क्या ये डेट मेरे खरीदने की डेट है? नहीं बच्चों, ये डेट है बेचने की। अगर आपने खरीदा कभी भी, आपने 23 जुलाई 2024 से पहले सेल किया है तो 15% से आपका टैक्स लगेगा। ठीक है, लेकिन 23 जुलाई 2024 के बाद सेल किया है तो 20% से टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 का पहले 20% लगता था 23 जुलाई से पहले, लेकिन इंडेक्सेशन मिलता था। इंडेक्सेशन क्या होता है? उसमें CII लेते हैं अपन, बेस ईयर का मल्टीप्लाई करते हैं करंट ईयर के CII से। ठीक है, और 12.5% लग जाएगा विदाउट इंडेक्सेशन। ओके सर, अगर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का है, मतलब सिक्योरिटीज वाला है, तो उस केस में उन्होंने बोला है कि सर पहले तो आप 10% भरते थे, अब आप 12.5% से टैक्स भरेंगे। लेकिन पहले कितना था सर? आपको एग्जम्पशन मिलता था 1 लाख रुपए का, अब उस एग्जम्पशन को बढ़ा करके 1,25,000 कर दिया गया है। इसके अलावा जो भी मेरा विनिंग का इनकम है उस पर सीधा 30% से टैक्स लगता है,
अगर मेरा कोई भी अनएक्सप्लेन इनकम है, मैं आपको आगे बताऊंगा अनएक्सप्लेन इनकम एक्सपेंस क्या होता है, उस पर फ्लैट 78% से टैक्स लगता है। 60% टैक्स, 25% सरचार्ज और 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस। क्लियर है? चलिए सर, इफ अगर देखो बच्चों, ये जो मैंने आपको बताया है सर, ये जो अगर मेरा बेसिक एग्जम्पशन वाली लिमिट है 2.5 लाख, क्या वो स्पेशल इनकम के सामने मिलता है? यस सर। देखो, अगर मेरी सैलरी वाली कोई इनकम है नहीं, लेकिन मेरे स्पेशल इनकम है 112 ए या 111 वाला, वो वाली इनकम है और मेरा अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन बच गया 2.5 लाख का, 2.5 लाख का, तो क्या मैं स्पेशल इनकम के सामने बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट ले सकता हूँ? यस, ले सकता हूँ। सर क्या मैं कैजुअल इनकम पे, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसके साथ क्या हुआ दोस्तों, उसको ड्रीम 11 से 5 लाख रुपए मिले और उस बंदे की कोई दूसरी इनकम नहीं है। 5 लाख की इनकम है तो 5 लाख पे टीडीएस काट लिया होगा। तो अब जब रिटर्न बढ़ना था तो उसने क्या किया, उसने ऐसा सोचा कि सर 5 लाख तक तो वैसे ही 2.5 लाख तक बेसिक एग्जम्पशन है और 87A का रिबेट मिलता है, तो 5 लाख तक तो टैक्स लगेगा नहीं। उसने नॉर्मल इनकम दिखाया और रिफंड ले लिया। लो भैया, आ गया उसको इनकम टैक्स का नोटिस। क्या आ गया उसको? इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि देखो, इनकम टैक्स बोलता है जो भी कैजुअल इनकम है फ्लैट 30% से टैक्स लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? वहां पर आपको ना तो बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलेगा, ना ही 87A का बेनिफिट मिलेगा। ओके, लेकिन सर अगर मेरा एक दोस्त है, उसका ओनली डिविडेंड, उसका ओनली बच्चों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का इनकम है और दूसरी इनकम नहीं है, तो क्या सर उसको 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा? यस सर, मिल जाएगा। सर क्या उसको 87A का रिबेट मिलेगा? यस सर, मिल जाएगा। लेकिन 87A का रिबेट मिलेगा ओनली ओल्ड टैक्स में, न्यू में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब सर सरचार्ज की अगर मैं बात करूं तो देखो, सरचार्ज के प्रोविजन अगर आपको सीखने हैं तो ये सबसे बेस्ट टेबल है, मैं आपको सिखाता हूं। देखो, अगर मैं हूं फॉर एग्जांपल मिस्टर सौरभ शर्मा, अब मिस्टर सौरभ शर्मा की इनकम क्या है सर? सौरभ शर्मा को सैलरी का इनकम भी होता है, कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हुआ, डिविडेंड भी हुआ और दूसरी इनकम भी हुई। अब सर सरचार्ज कैसे कैलकुलेट करूंगा? सरचार्ज की लिमिट तो आपको याद ही होगी। इंडिविजुअल एचयू ऑफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के केस में अगर मेरा स्पेशल इनकम है तो मैक्सिमम सरचार्ज 15% लगता है। स्पेशल इनकम का मतलब 112A, 112A और 111A और डिविडेंड का इनकम, ये मेरी 4 इनकम स्पेशल होती है। इसमें मैक्सिमम सरचार्ज 15% लगता है। इसके अलावा मेरी अदर इनकम पर मैक्सिमम सरचार्ज लगता है 37% और 37% लगता है ओल्ड के अंदर। न्यू में वहां पे भी मैक्सिमम 25% ही है, 15 नहीं, 25। कान, अपने कान हमेशा होबो की तरह, होबो पता है आपको, हातिम में आता था ऐसे, होबो उसकी तरह आपको खुले रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक भी टैक्स रेट गलत सुन लिया, काम खत्म। चलो अब सुनो, अगर अभी अपन बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की। ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या है सर, अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है तो सरचार्ज कुछ भी नहीं लगेगा। 50 लाख से ज्यादा 1 करोड़ तक है तो 10%, 1 करोड़ से ज्यादा है 2 करोड़ तक है तो 15%, 2 करोड़ से ज्यादा है 5 करोड़ तक है तो देखो, अब स्पेशल इनकम में तो 15% की लिमिट है। अब आपका चाहे इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा है, 4 करोड़, 5 करोड़ है, डिविडेंड का इनकम 15% से ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन मेरी अदर इनकम में सरचार्ज का स्लैब 25% हो जाएगा। 2 करोड़ से ज्यादा है 5 करोड़ तक है और 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% हो जाएगा। सर हमको ऐसे समझ में नहीं आया, आपने बोल तो दिया है, चलो मैं आपको बढ़िया एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, देखना। अब यहाँ पर मेरा स्पेशल इनकम भी है और मेरा अदर इनकम भी है। अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों इनकम है तो बाइफरकेट करो। स्पेशल इनकम कौन कौन सी होती है उसको एक अलग खुपचे में लेके जाओ। फॉर एग्जांपल मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A का, 112 का, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A का और डिविडेंड का इनकम है। ओके, अब मेरी इनकम मान लो ये वाली स्पेशल इनकम 50 लाख से कम है, बोले तो 30 लाख रुपए है, तो कुछ भी सरचार्ज नहीं लगेगा। अब बच्चों अभी अपन सरचार्ज की बात कर रहे हैं, ओनली सरचार्ज की बात कर रहे हैं, सरचार्ज नहीं लगेगा। लेकिन मेरी 50 लाख से ज्यादा की इनकम है, 1 करोड़ तक है तो 10% सरचार्ज, 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम है तो 15% सरचार्ज, कितनी भी हो, बस बात खत्म। ये हो गया। चलिए सर, अब मेरी अदर इनकम क्या क्या है? अदर इनकम को साइड में लिख लो स्पेशल इनकम के अलावा। अब मेरी अदर इनकम क्या 50 लाख से कम है? हाँ सर, तो कुछ पर सरचार्ज लगाओ। 50 लाख से ज्यादा 1 करोड़ तक है तो 10%, 1 करोड़ से ज्यादा है 2 करोड़ तक है तो 15%, 2 करोड़ से ज्यादा है 5 करोड़ तक है तो 25% और 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%। यही अगर आपका 115 BSC न्यू टैक्स रिजीम होता
तो मैक्सिमम सरचार्ज आपका 25% लगता है, इससे ऊपर नहीं लगता। समझ में आया कि नहीं? चलिए सर, माहौल जबरदस्त शानदार बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं सर, फॉर्म एलएलपी और लोकल अथॉरिटी के केस में टैक्स रेट क्या होता है। अगर फॉर एग्जांपल आज एजे क्लासेस अपना पार्टनरशिप फॉर्म बनाता है तो उस केस में उनको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? सिंपल 30% फ्लैट टैक्स लग जाएगा। क्लियर है? चलिए, सरचार्ज कितना लगेगा सर? 50 लाख तक का आपने इंडिविजुअल के केस में बताया था। तो देखो, फर्म का टर्नओवर तो ज्यादा ही होता है ना, इनकम कम होती है क्योंकि खर्चे भी होते हैं। तो यहाँ पर बोला इनकम अगर 1 करोड़ तक है तो कुछ भी सरचार्ज नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा है कितनी भी हो तो कितना लग जाएगा आपका? देखो, 1 करोड़ तक है तो कुछ भी नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12%, सीधा 12%। और हेल्थ और एजुकेशन सेस तो 4% लगता ही लगता है। सर आपने ये 112A 112 तो बता दिया। अब देखो 112A का मतलब क्या हो गया, 111A का मतलब क्या हो गया? जैसे म्यूचुअल फंड है, ठीक है, या इक्विटी शेयर है, आपने शॉर्ट टर्म में सेल कर दिया वो वाली इनकम। 112A का मतलब क्या हो गया? आपने क्या किया? इक्विटी शेयर लॉन्ग टर्म में रखा फिर सेल किया। 112 क्या हो गया? आपके पास में कोई भी प्लॉट था या कोई भी घर था, उसको सेल किया, उससे इनकम आया। डिविडेंड इनकम तो आपको पता ही है, किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया और पैसा माटंगा पैसा डिविडेंड आया आपको। अब अपन बात करते हैं कंपनीज के केस में टैक्स रेट क्या है। कंपनीज के केस में टैक्स रेट क्या है बच्चों सर, कंपनीज के केस में टैक्स रेट क्या है? 30%। कंपनीज के केस में टैक्स रेट है 30%। लेकिन ये अमेंडमेंट है यहाँ पर सर, ये तो पहले भी था कि अगर आपका टर्नओवर प्रीवियस ईयर 2025, यहाँ पे पहले था 24-25, अभी मेरा हो गया प्रीवियस ईयर 25-26 में अगर मेरा टर्नओवर एग्जिट कर रहा है 400 करोड़ से, ठीक है, क्या कर रहा है सर? एग्जिट कर रहा है 400, दिस इज राइट, 24-25 ही आएगा, ओके। अगर मेरा टर्नओवर एग्जिट कर रहा है 400 करोड़ से ज्यादा, पिछले साल का टर्नओवर, देखो मेरा प्रीवियस ईयर 25-26 है, इसके पिछले साल में अगर मेरा टर्नओवर कंपनी के केस में 400 करोड़ से कम है, 400 करोड़ से कम है, तो उस केस में मेरा टैक्स रेट कितना हो जाएगा सर? 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25%। अदर केसेस में टैक्स रेट कितना होता है? 30%। और फॉरेन कंपनी के केस में देखो, एक तो बाहर की कंपनी है और इंडिया आ रही है और इंडिया की रिसोर्सेज यूज कर रही है, तो टैक्स तो ज्यादा लेंगे। कितना लेंगे? 35% टैक्स ले लेंगे। अब सरचार्ज की मैं बात करूं तो सरचार्ज आपको कैसे देखना है? बहुत ही सिंपल है, आपको सरचार्ज कैसे देखना पड़ेगा। देखो, कंपनी के केस में अपन को 1 करोड़ तक कुछ भी सरचार्ज नहीं लगता, 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक सरचार्ज लगता है 7%, और 10 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लगता है सर 12%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर कौन सी कंपनी है सर? अगर इंडियन कंपनी, अब इंडियन कंपनी के अंदर डोमेस्टिक है या अदर है उससे फर्क नहीं पड़ता, कंपनी इंडियन है तो। नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूँ फॉरेन कंपनी की, तो फॉरेन कंपनी के केस में देखो, एक तो टैक्स तो आप ज्यादा ले ही रहे हो और सरचार्ज भी लोगे ज्यादा, ऐसा थोड़ी चलेगा। वो है ना, क्या बोलते हैं, यूएनओ वाले आपको दबा देंगे पूरा अगर ऐसे करोगे तो। उस केस में क्या होगा? 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक मेरा सरचार्ज होगा कितना? 2%। और 10 करोड़ से ज्यादा होगा तो मेरा सरचार्ज होगा कितना सर? 5%। ठीक है, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक डोमेस्टिक और इंडियन कंपनी के केस में 7, उस केस में 2, 10 करोड़ से ज्यादा है तो इंडियन केस में 12 और बाहर के केस में 5%। समझ में आया आप लोगों को? वीडियो लोग समझ में आया कि नहीं? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मार्जिनल रिलीफ, जिसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सर क्या ध्यान रखना है? देखो, मार्जिनल रिलीफ पहले मैं बात करता हूँ ओल्ड टैक्स रिजीम की, फिर अपन बात करेंगे न्यू टैक्स रिजीम की। ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या था? मार्जिनल रिलीफ। देखो, अगर किसी भी पर्सन की इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में क्या लगता है? सरचार्ज लगता है सर, सरचार्ज लगता है। ठीक है, ओके सर। अब देखो, अगर किसी पर्सन की इनकम 50 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा हो गई तो उस केस में क्या लग जाएगा? सरचार्ज लग जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे दोस्त की इनकम है 50 लाख रुपए और मेरी इनकम है 50 लाख ऊपर में 3,000 रुपए है। ठीक है, तो उस केस में सामने वाले पर्सन पे सरचार्ज लगा ही नहीं और मेरे दोस्त पे सरचार्ज नहीं लगा और मेरी इनकम पे सीधा 10% सरचार्ज लग गया, 50 लाख पे भी और ऊपर की 2-3 लाख रुपए पर भी। तो इस केस में मेरा टैक्स लायबिलिटी मेरे दोस्त से बहुत ज्यादा आ गया। अरे यार, एक तो मैंने इतनी मेहनत करी पिछले साल, इतना दिल लगा के काम किया और उस दिल लगा के काम करने के बदले में मेरे को 4,000 रुपए ज्यादा मिले और 4,000 ज्यादा मिलने के चक्कर में मेरा टैक्स लायबिलिटी लाखों में ज्यादा आ गया।
मेरे दोस्त से ज़्यादा, तो ये तो मेरे साथ नाइंसाफी हुई ना, नाइंसाफी हुई कि नहीं हुई, हुई ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोलती है कोई बात नहीं, आप एक काम करो, जितना आपको एडिशनल इनकम हुआ है, एक काम करो, आप कैलकुलेशन करो और जितना एडिशनल इनकम है वो एडिशनल इनकम हमको दे दो। हाँ ये चलेगा, आप एक काम करो, ये एडिशनल इनकम ले लो, मैं एडिशनल टैक्स पे नहीं करूंगा। सर हमको समझ नहीं आया, चलो मैं समझाता हूँ। देखो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल के केस में देखो 4 लिमिट है, 50, 1, 2 और 5 करोड़ से ज्यादा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स ऑन 50 लाख निकालना है, 50 लाख पर आप टैक्स निकालो। उसके बाद में क्या करो, टोटल इनकम में से 50 लाख माइनस करो, उसको ऐड करो, तो आपके पास में इनकम आ जाएगा और उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। यही सेम करना है आपको 1 करोड़ की इनकम विद सरचार्ज ऑफ 10% प्लस टोटल इनकम माइनस 1 करोड़ सरचार्ज। सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। आप आइए एग्जाम्पल 1 पे, एग्जाम्पल 1 पर आइए। एग्जाम्पल 1 आपको बहुत प्यारा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखना यहाँ पे क्या लिखा है कि टोटल इनकम ऑफ शर्मा लिमिटेड, शर्मा लिमिटेड क्या है, एक इंडियन कंपनी है जिसका टर्नओवर कितना है सर, टोटल इनकम है कितना है सर, 10 करोड़ रुपए है सर, नहीं सॉरी 1 करोड़ 1,05,000 रुपए है। ओके, अब उसका टर्नओवर कितना है सर, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर है उसका 480 करोड़। ओ सर इंडियन कंपनी है, मतलब इंडियन कंपनी, अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है और उस केस में उसका सरचार्ज अगर प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस पर 30% टैक्स रेट लग जाता है। नहीं तो अगर 400 करोड़ से कम होता है तो 25% लगता है। याद करो। तो अब इसका मेरे को टैक्स निकालना है। तो देखो अब यहाँ पर इनकम कितना हो गया कंपनी का, 1 करोड़ 1,05,000 रुपए। तो आपको क्या सोचना है, हमेशा इमेजिन करना है 2 चीजें, एक तो मैं हूँ, मेरी कंपनी है, एक मेरे दोस्त की कंपनी है। मेरी दोस्त की कंपनी को क्या हुआ, 1 करोड़ की इनकम हुई है और मेरे को 1 करोड़ 1,05,000 की इनकम हुई है, तो दोनों पे टैक्स निकालो। 1 करोड़ 1,05,000 पे टैक्स कितना होगा, 30% से सीधा टैक्स लग जाएगा, क्योंकि 480 करोड़ से ज्यादा है, तो 30% टैक्स हो गया 30,31,500। ठीक है, अब देखो मेरा यहाँ पर लिमिट 1 करोड़ से ज्यादा हो गया और सरचार्ज क्या बोलता है, कंपनीज के केस में 1 करोड़ से ज्यादा अगर इनकम है, 10 करोड़ तक है, तो 7% सरचार्ज लगता है इंडियन कंपनी के केस में। तो यहाँ पर मैंने 7% सरचार्ज लगाया इस पे, तो मेरा आया 32,43,705 टैक्स लाइबिलिटी। ये मैंने मेरा निकाल लिया। अब आपको निकालना है आपके दोस्त का। अब जो आपका दोस्त है उसकी इनकम कितनी है, 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपए पे निकालो, तो 1 करोड़ का 30% लग जाएगा सीधा। तो ये हो गया सर, यहाँ पर आपको अलग से निकालना है। ठीक है, 1 करोड़ का आपने निकाला तो आपका है 30 लाख रुपए। कितना आ गया, 30 लाख रुपए आ गया। यहाँ तक क्लियर है, 30 लाख रुपए आ गया। अब आपको क्या करना है, जो 30 लाख रुपए आपका आया 1 करोड़ रुपए, उस पे आप क्या करो कि मेरा दोस्त 30 लाख रुपए का पेमेंट करेगा और मैं 32,43,705 रुपए का पेमेंट करूंगा, जस्ट बिकॉज मेरी इनकम 1,05,000 ज्यादा है। इतना भेदभाव करेगी क्या मेरे साथ गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट बोली कोई बात नहीं, आपको 30 लाख पे करना है। हाँ मेरे को 30 ही पे करना है। तो बोला लो 30 लाख प्लस आपने एडिशनल इनकम कमाया कि नहीं कमाया? हाँ मैंने कमाया, वो भी देना पड़ेगा। दे दोगे? ले लो यार। एक तो मेरे से आप 2,43,705 रुपए ज्यादा ले रहे हो, इससे अच्छा 1 लाख ले लो। 1 लाख रुपए आप उसमें ऐड कर दो, तो 30 लाख प्लस 1,05,000 रुपए मैंने ऐड किए, तो मेरा टैक्स लाइबिलिटी आएगी 30,05,000 रुपए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरे को एक पहले की, अब इस पे आप सरचार्ज ऐड कर दो, हेल्थ और एजुकेशन सेस ऐड कर दो, सरचार्ज की हेल्थ और एजुकेशन ऐड कर दो, तो 32,29,200 आएगा। पहले मेरे को टैक्स पे करना था गवर्नमेंट को 32,43 का, अब मेरे को पे करना है 32,29 का। तो मेरे को तो फायदा हो गया है ना, तो मैं फायदे वाली चीज करूंगा। समझा के नहीं आप लोगों को? ओके सर, तो आपको ये समझ में आया। अपन ने क्या किया कि नॉर्मल जो इनकम दे रखा है उस पर आप टैक्स निकाल लो, उसके बाद में उसको रेस्ट्रिक्ट करना है कितना। लेकिन याद रखना कि जब आप टैक्स निकालो तो यहाँ पर गलती से भी हेल्थ और एजुकेशन से ऐड मत कर देना, क्योंकि वो अपने को बाद में ऐड करना है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, उसके बाद अपने को क्या करना पड़ेगा, टैक्स ऑन 1 करोड़ निकाल लिया, प्लस मेरा नेट टोटल इनकम कितना है उसमें से 1 करोड़ माइनस करो, क्योंकि 1 करोड़ पे टैक्स मैंने पे कर दिया। उन दोनों ऐड कर दो, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल के देख लो। तो यहाँ पर 32,43,705 मेरे को पहले टैक्स भरना था, अभी मेरे को 31,05 भरना है, प्लस हेल्थ और एजुकेशन सेस, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 138,705। इतना मेरे को क्या हो गया सर, इतना मेरे को यहाँ पर रिबेट मिल गया। कौन सा रिबेट मिल गया? यहाँ पर अपने को मार्जिनल रिलीफ मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है। देखो, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एस एस की उम्र क्या है? 65 ईयर है।
नॉन रेजिडेंट है। तो देखो यहाँ पर बेसिक एग्जाम्पशन कितना मिलेगा ऑल टैक्स रिजीम में, नॉन रेजिडेंट है 65 साल के, सर 3 लाख ले लेते हैं, 3 लाख ले लेते हैं। रेजिडेंट को मिलता है, नॉन रेजिडेंट को 2.5 लाख तक ही मिलता है, भले ही 65 ईयर का। इनकम उसकी 1,02,05,000 और 115 BSE से ऑप्ट आउट कर रहा है। ऑप्ट आउट मतलब आउट हो रहा है, मतलब पुराने टैक्स रिजीम में जा रहा है। टैक्स लायबिलिटी निकालो। तो देखो सबसे पहले 1,02,05,000 पे टैक्स लायबिलिटी निकालो। अप टू 2.5 कुछ टैक्स नहीं, 2.5 से 5% 12,500, 5 से 10 हो गया 20% 1 लाख, 10 लाख से ऊपर कितना हो गया मेरा इनकम, 10 लाख से लेकर के 1,02,05,000 तक मेरा टैक्स आ गया 27,60,150। तीनों का टोटल लगाया तो 28,72,650 आया। अब देखो यहाँ मेरा इनकम कितना है, 1 करोड़ से ज्यादा है, तो सर सरचार्ज लगेगा। कितना लगेगा इंडिविजुअल के केस में, 50 लाख तक 10%, 50 लाख तक 10%, नहीं 0 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक कितना लगता है 10%। और यहाँ पर मेरा 1 करोड़ से ऊपर है तो 1 करोड़ से 2 करोड़ तक लगता है 15%। तो यहाँ 15% सरचार्ज ऐड कर दो तो टैक्स लायबिलिटी आ गया मेरा 33,0350, 35,480। यहाँ तक क्लियर है। चलो तो ये आपने टैक्स निकाली इनकम पर। अब आपको क्या करना है, दिमाग में एक चीज रखनी है कि मेरे दोस्त को कितना इनकम हुआ है। देखो सर मार्जिनल रिलीफ हर बार देखना पड़ेगा। यस, जब भी आपकी इनकम 1 करोड़ से स्लाइटली अप, 2 करोड़ से स्लाइटली अप, 5 करोड़ से 50 लाख से स्लाइटली अप हो। और न्यू टैक्स रिजिम में एक बेनिफिट और है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके अंदर आपकी इनकम अगर 12 लाख से भी स्लाइटली अप है तब भी आप ये देखेंगे मार्जिनल रिलीफ के प्रोविजन। देखो अब अपने को क्या करना है, टैक्स निकालना है 1 करोड़ पे प्लस सिंपल 1 करोड़ पे टैक्स, तो कितना निकलेगा 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 27 लाख। अब देखो 1 करोड़ तक की इनकम पे भी तो सरचार्ज आएगा। याद करो इंडिविजुअल के केस में बच्चे यहाँ सरचार्ज ऐड करना क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। बच्चे यहाँ सरचार्ज ऐड करना भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है ऊपर सरचार्ज ऐड हो गया अब नीचे ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऐड तो करना ही पड़ेगा ना, 1 करोड़ की इनकम पे भी सरचार्ज तो आता ही है। ठीक है, उसके बाद में एनटीआई -1 करोड़ करेंगे, उसको आप ऐड कर दो। एनटीआई -1 करोड़ का मतलब एडिशनल इनकम, 1 करोड़ के ऊपर आपने कितना कमाया। गवर्नमेंट को बोलो 1 करोड़ तक तो इतना टैक्स आ रहा है, हम भरने को तैयार है, प्लस हमारी एडिशनल इनकम इतनी, हम ये भी दे देंगे आपको। तो टोटल हम आपको 329 दे सकते हैं। ठीक है, तो और पहले अपन कितना पे कर रहे थे, 430, ये पे कर रहे थे अपन 330। तो 330 के सामने 329 पे करूंगा, हाँ तो मार्जिनल रिलीफ मिल गया। कितना मिला, 93,673 का मार्जिनल रिलीफ मिल गया। और सबसे लास्ट में हेल्थ और एजुकेशन सेस ऐड कर देने का। क्या बोलते हैं बड़े लोग, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टैक्स रेट है सर न्यू टैक्स रिजीम, डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम, जिसे ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजीम भी बोला जाता है। ठीक है सर, अब ये जो न्यू टैक्स रिजीम है जो फाइनेंस एक्ट 2025 में अमेंड कर दिया है, तो आपके लिए टैक्स रेट क्या हो गई सर, अप टू, देखो ये एप्लीकेबल है इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कोई भी हो। यहाँ पे 2.5 लाख 3 लाख वो 5 लाख वाला बेसिक एग्जेम्पशन हटा दिया, सबको बोला चुपचाप 4 लाख लेने का और निकलने का बेड़ो लोग। तो 4 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना। अब उसके आगे कैसा है, आपको कैसे याद रखना है, इधर आप 4-4 लाख बढ़ाते जाओ, इधर आप 5-5% बढ़ाते जाओ। 4 लाख से 8 लाख 5%, 8 लाख से 12 लाख 10%, 12 से 16 15, 16 से 20 20, 20 से 24 25 और 24 लाख से ऊपर 30% सीधा। 24 लाख गोल्ड, देखो कैसे याद रखोगे, गोल्ड कितना होता है 24 कैरेट का गोल्ड होता है, तो अबाउट 24 लाख सीधा 30% टैक्स रेट। ओके सर, सरचार्ज प्रोविजन सेम है, स्पेशल इनकम के प्रोविजन सेम है जो भी अपन ने डिस्कस किए हैं। ठीक है, यही रेट लगेगी सीनियर सिटीजन है या नहीं है तो भी। नया जो अमेंडमेंट आया है वो अमेंडमेंट है सर 87A में, जो रिबेट मिला है आपको उसमें आया 87A में। कंडीशन वही 87A का रिबेट का मिलता है जब एसएससी इंडिविजुअल होता है और उसने दूसरी कंडीशन है कि वो क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का, और उसका बेसिक एग्जाम्पशन 4 लाख रुपए तक आपको मिलता है। बेसिक एग्जाम्पशन 4 लाख रुपए तक है और उसकी जो टोटल इनकम है, अब जो टोटल इनकम है सारे हेड की मिलाकर के 12 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहां तक समझे आप लोग, तब आपको रिबेट मिलेगा 87A का। तो ओल्ड टैक्स में कितना था रिबेट सर 12,500 और टैक्स विच एवर इज लोअर। न्यू के अंदर कितना है सर 60,000 रुपीज और 100% ऑफ टैक्स पेबल विच एवर इज लोअर। आपने सुना होगा कि ऐसा बोला जाता है कि सर 12 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं आता है, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? 12 लाख रुपए तक कितना टैक्स बनता है, 4 लाख रुपए तक नील, 4 से 8 पर 5%, तो 4 लाख का 5% कितना हुआ 20,000, 8 लाख से 12 लाख पर 10%, तो ये कितना हुआ 40,000, 20,000 प्लस 40,000 कितना हो गया 60,000, और 87A में रिबेट भी कितना है 60,000 का। तो टिल अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है, सारे हेड की इनकम मिला करके, तो आपको 87A का रिबेट मिल जाएगा।
मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। चलिए तो अपन अब स्टार्ट करते हैं इसका एक एग्जाम्पल। देखो मार्जिनल रिलीफ में मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैंने आपको क्या बोला कि जो न्यू टैक्स रिजीम रहेगा उस पर मार्जिनल रिलीफ 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ तो वो तो है ही है, लेकिन 12 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम भी स्लाइटली अप हो जाती है तो आप मार्जिनल रिलीफ ले सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में तो 50 लाख के ऊपर तक का ही था, ठीक है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में देखो 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता, तो 12 के ऊपर तो टैक्स लगता ही है। तो 12 के अगर ऊपर आपकी थोड़ी सी भी इनकम होती है उसके कारण अगर आपका इनकम टैक्स बढ़ जाता है तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिलता है। तो मैं आपके एग्जांपल है कि मिस्टर एसएस करके एक पर्सन है जिनकी एज है 26 ईयर, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, तो मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, ये कंडीशन ही वही है। और मार्जिनल रिलीफ का मतलब तो आपको समझ ही आया होगा कि सरचार्ज के कारण आपका जितना इनकम बढ़ा है ना उससे ज्यादा आपका क्या होता है, टैक्स बढ़ जाता है, तो इसलिए वहां पे आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलता है। ओके तो असेसमेंट ईयर 2026-7 के अंदर 12-25 और 1285 उसकी इनकम है। आपको उसका क्या करना है बच्चों, वो 115 बीएससी क्या कर रहा है, रेगुलर टैक्स रिजीम नहीं ले रहा है, मतलब 115 बीएससी में जा रहा है, तो उस केस में आपको उसका टैक्स कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले 12 लाख तक की इनकम है पहला पर्सन, तो 12 लाख का टैक्स कितना आएगा सर, देखो 12 लाख तक टैक्स होता है 20,000 40,000 बोले तो 60,000 और 87 ए का रिबेट भी मिल जाएगा, 100% ऑफ टैक्स पेबल और 60,000 विच एवर इज लोअर। तो पहले केस में टैक्स आया नील, दूसरे केस में 12,25,000 की मेरी इनकम है, तो 12-25 पर टैक्स कितना आएगा, 12 लाख तक 60,000 और उसके बाद में कितना होगा सर कि मेरा जो टैक्स रेट है 5%, 10%, 15% इन एडिशन टू 12 लाख, मतलब 25,000 का 15% किया तो 3750 आया, तो टोटल टैक्स हो गया 63,750 रुपीज। ओके सर, अब देखो अब यहाँ पर 87 ए का रिबेट मिलेगा क्या सर, आपने बोला था 100% ऑफ टैक्स और 60,000 विच एवर इज लोअर, तो यहाँ 60,000 का रिबेट ले सकते हैं 87 ए का, ये नहीं मार्जिनल रिलीफ ले सकते हैं क्या, नहीं मिलेगा। मार्जिनल रिलीफ तो मिलेगा, 87 ए का रिबेट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे ऐसा था अगर 60,000 से कम होता है तो उतना और 60,000 मैक्सिमम होता है, अगर 60,000 से ऊपर हो गया तो कुछ भी मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलता। तो सर ये तो गलत हो गया, मेरा दोस्त जिसकी इनकम 12 लाख रुपए है उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना और मेरी इनकम 25,000 रुपए से बढ़ी, उसके सामने आप मुझे बोल रहे हो 63,000 रुपए का टैक्स दे दे। तो देख के आपको लग रहा है ना कि 25,000 इनकम बढ़ने पर 63 का टैक्स पे करना आ रहा है, तो ये तो नाइंसाफी हो गई ना मेरे साथ, इसलिए मार्जिनल रिलीफ का ये आया है बच्चों, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर आपको क्या है, देखो टैक्स ऑन 12 लाख निकालो तो 12 लाख पर टैक्स कितना आएगा 60,000, 60,000 में 87 का रिबेट मिला तो जीरो, एनटीआई माइनस 12 किया तो 12-25 माइनस 12 करने से 25,000 की एडिशनल इनकम है, तो मैंने गवर्नमेंट को बोला एक काम करो 25,000 मैंने एक्स्ट्रा कमाया ना, वही दिक्कत है ले लो आप, उस पर हेल्थ और एजुकेशन सेस पे कर दो, 26,000 मैं आपको पे कर देता हूँ, मेरे को मार्जिनल रिलीफ मिल गया। अब पहले मेरे को 63 पे करना है, अब मेरे को 26 ही पे करना है, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ मिल चुका है कितना 37,750 का, 63 में से 25 माइनस करेंगे तो यही आएगा। नेक्स्ट है बच्चों, अगर मेरी इनकम 12,85,000 है तो 1285 पे टैक्स निकाला मैंने, 12 लाख तक 60,000, तो उसके ऊपर की इनकम 85,000 का 15% किया तो 72,750 मेरा इनकम आया। अब मेरे दोस्त की इनकम 12 लाख है तो उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना, मेरी 85,000 एडिशनल इनकम है जिसके कारण मेरा टैक्स आया 72। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या 72 जो मेरा टैक्स है 85 के एडिशनल इनकम, यहाँ मैं गवर्नमेंट को 85,000 पे करूँ या 72 पे करूँ? हमेशा आपको एज एसएससी सोचना है कि मेरी जेब से मेरी पॉकेट से पैसा निकल रहा है, तो जितना कम पैसा निकले, हम लोग मारवाड़ी लोग हैं, हम लोग बनिया अग्रवाल लोग हैं, तो जितना कम पैसा अपनी जेब से निकले उतना फायदा होता है अपने लिए। तो 72,750 एक मेरे को पे करना है, दूसरा 85,000 एडिशनल इनकम मैंने कमाया, या तो मैं वो दे दूं या 72 दे दूं, तो मैं क्या दूंगा, जितना कम पैसा जाए वही दूंगा ना, तो 72 मैंने पे किया यहाँ पे, प्लस हेल्थ और एजुकेशन सेस, तो 75 मेरे को पेमेंट आ गया। तो क्या यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ मिला मेरे को? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि एडिशनल इनकम मैंने 85 कमाई और उस पर टैक्स 72 का ही आ रहा है, तो मैं क्यों दूं एडिशनल इनकम गवर्नमेंट को कम, ठीक है, टैक्स कम आया ना, भर दूंगा मैं, ठीक है, चलेगा, समझा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा स्पेशल टैक्स रेट सेम है जो अपन ने डिस्कस किया है। देखो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो मैक्सिमम सरचार्ज का लिमिट है वो 25%, इससे ज्यादा नहीं है, बाकी सब प्रोविजन सेम है जो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं पहले। डिडक्शन एंड एग्जम्पशन नॉट अलाउड। अब देखो फॉलोइंग एग्जम्पशन और डिडक्शन जो मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगा वो आपको नहीं मिलेगी। उससे पहले एक चीज और सुन लीजिए बच्चों,
कि जो भी रिबेट अवेलेबल ओनली फॉर नॉर्मल इनकम, ये जो 87A का रिबेट है ना 60,000 का, ये आपको न्यू टैक्स रिजिम में नॉर्मल इनकम के सामने ही नहीं मिलेगा। ओनली आपको जो भी स्पेशल इनकम है उसके सामने 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। ओल्ड में मिलता था, न्यू में नहीं मिलेगा। न्यू में मार्जिनल रिलीफ मिलेगा 12 लाख से ऊपर इनकम हो गया तो भी। ठीक है, चलो सर समझ गए यहाँ तक, आगे बढ़े। चलिए अब सर अगर आपको कोई भी डिडक्शन और एग्जम्पशन है तो वो आपको कौन सी एग्जम्पशन और डिडक्शन मिलेगी 115 BAC में। अगर आप 115 BAC मतलब न्यू टैक्स रिजिम में जाते हैं तो बहुत सारी डिडक्शन ऐसी होगी जो आपको नहीं मिलेगी, जो ओल्ड में मिलती थी न्यू में नहीं मिलेगी, क्योंकि न्यू में टैक्स रेट क्या कर दिया है, स्लैब बढ़ा दिया ना। पहले तो 10 लाख से ऊपर सीधा 30% था, अब 24 लाख के ऊपर 30% है, तो गवर्नमेंट डिडक्शन भी तो कम करेगी ना, जो डिडक्शन आपको पहले ज्यादा मिला करती थी। ओके तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फॉलोइंग डिडक्शन कांट बी टेकन नॉट अलाउड। अब आप सैलरी चैप्टर के अंदर आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा सर LTA लीव ट्रेवल कंसेशन करके एक अलाउंसेस होता है जो आपको न्यू टैक्स रिजिम में जाते तो नहीं मिलेगा। HRA में आपको एग्जम्पशन मिलता है 40%, 50%, रेंट पेड माइनस 10% और एक्चुअल रिसीव्ड व्हिचएवर इज लोअर, वो नहीं मिलेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, PT जो भी आप प्रोफेशनल टैक्स पे करते हैं वो मिलता था ओल्ड में, वो न्यू में बंद कर दिया है। फ्री फूड और बेवरेज थ्रू वाउचर प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फ्री फूड और बेवरेज प्रोवाइड कराता है वाउचर्स के थ्रू, जो सैलरी चैप्टर में अपन ने पढ़ा था, ओल्ड में है तो मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। इसके अलावा 10-14 के जो भी अलाउंसेज है वो ओल्ड में मिलते हैं, न्यू में नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट हाउस रेंट अलाउंस। अब बच्चों हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको पता है SOP LOP दो प्रॉपर्टी होती थी। तो SOP की केस पे इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग लोन मिलता था और LOP में तो वैसे ही मिलता था। तो बच्चों यहाँ पर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो भी था ना, उस केस में मेरा क्या हो जाता था कि लॉस आ जाता था, नेगेटिव इनकम होती थी। अब वो जो लॉस था ना वो अलाउड होगा ओनली कब, वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और हाउस प्रॉपर्टी के सामने उसको क्या कर सकते हैं, ओनली सेट ऑफ कर सकते हैं। दूसरे हेड की इनकम के सामने आप उसको नहीं अलाउड नहीं होगा। दूसरे इनकम जैसे मेरे पास में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ गया SOP का और सामने सैलरी की इनकम है, तो क्या मैं हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सैलरी की इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकता हूं? सर ओल्ड में अलाउड था, न्यू में अलाउड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है PGBP में डेप्रिसिएशन अलाउड है, एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है। 32 AD AB और ADA जो भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने डोनेशन दिया है, इन हाउस दिया है तो चल जाएगा, लेकिन थर्ड पार्टी को दिया है तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा सर 35 2AA 35 2AB, उस केस में आपको डोनेशन जो आपने थर्ड पार्टी को दिया है तो अलाउड नहीं होगा, इन हाउस के लिए दिया है तो अलाउड हो जाएगा। क्लियर है? चलिए सर इसके अलावा मेरा जो भी अगर आपने क्या किया है सर 35 AD और 35 CCC के अंदर डिडक्शन लिया जाए। 35 AD के अंदर कौन सा है सर, जो भी मेरे 14 स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं PGBP में अपन पढ़ने वाले हैं, उसका डिडक्शन आपको न्यू में नहीं मिलता है, ओल्ड में मिलता है। उसके अलावा सर जो भी एग्जम्पशन होती है ना MPs और MLAs को जो भी अलाउंसेस मिलते हैं डेली और कॉन्स्टिट्यूशनल अलाउंस, वो न्यू में नहीं मिलेंगे आपको, उसका एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा माइनर की जो भी इनकम होती थी उसके सामने 1500 रुपए पर पर्सन पर चाइल्ड अपन एग्जम्पशन लेते थे, वो नए में नहीं मिलेगा। और SCZ वाला याद करो 100, पहले 5 साल 100%, फिर 5 साल 100%, फिर री इन्वेस्टमेंट में डाला तो नेक्स्ट 5 साल में अपने को 50% मिलता था, वो न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलेगा, वो ओनली ओल्ड में ही मिलेगा। ठीक है, तो सर न्यू में मिलेगा क्या क्या? न्यू में आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, अगर आप दिव्यांग एम्प्लॉय है तो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के लिए कन्वेंस अलाउंस मिलेगा। उसके अलावा जो भी कॉस्ट ऑफ ट्रेवल और टूर ऑफ ट्रांसफर के लिए अलाउंस मिलता है वो मिल जाएगा, डेली अलाउंस मिल जाएगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 75,000 का, ओल्ड में 50,000 का है, न्यू में 75,000 है, और फैमिली पेंशन का अपर डिडक्शन मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई भी एम्प्लॉयर है, ठीक है, उस केस में एम्प्लॉयर ने क्या किया, एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूशन किया पेंशन में, तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का। इसके अलावा कोई भी अग्निपथ स्कीम के अंदर आपने कंट्रीब्यूशन किया है, मैं आपको बताऊंगा चैप्टर के अंदर डिडक्शन में कि आपने अगर अग्निपथ स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूशन किया है तो उसका डिडक्शन भी आपको मिल जाएगा। एक सेक्शन होती है 80JJA, अगर आपने क्या किया है, कोई भी नया बिजनेस डाला है, स्टार्टअप और नए एम्प्लॉयज आप हायर कर रहे हो तो उसको आप पैसा देते हो तो उसका डिडक्शन भी आपको न्यू में भी मिलेगा, ओल्ड में भी मिलेगा। और डेप्रिसिएशन तो PGBP में अलाउड ही होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है रिलेटेड टू अबाउट ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो उसका भी आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी कांट बी सेट ऑफ विथ एनी अदर इनकम। न्यू टैक्स रिजिम में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी दूसरे इनकम के सामने आप सेट ऑफ नहीं कर सकते और आपको एक इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न भी भरना पड़ता है। चलिए, तो ये आपको इंडिविजुअल का समझ में आया होगा। आप लोगों के लिए इंडिविजुअल का जो न्यू टैक्स रिजिम ओल्ड टैक्स रिजिम है
वो ही बहुत काम का है। इसके अलावा कंपनीज और वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाली है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इंडिविजुअल था, एचयूएफ था, जो मैं आपको डिस्कस करवा चुका हूँ। अब मैं बात करता हूँ सर सेक्शन 115BAA, जो है डोमेस्टिक कंपनी के लिए मेरा टैक्स रेट। न्यू टैक्स रिजिम में डोमेस्टिक कंपनीज के लिए भी टैक्स रेट उन्होंने चेंज कर दिया। देखो अगर आपको याद हो तो टैक्स रेट कितना है, अगर मेरी इंडियन कंपनी है और मेरा टर्नओवर प्रीवियस ईयर का 400 करोड़ से कम है तो उस केस में 25% है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या बोल दिया, अगर आपकी कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है और आपको दूसरी डिडक्शन नहीं मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी वो मैं आपको अभी बताऊंगा। टैक्स रेट क्या होगा आपका, नॉर्मल इनकम 22%, 10% कंपल्सरी सरचार्ज। पहले तो सरचार्ज क्या था, कंपनी के केस में 1 करोड़ से ज्यादा है तो 7%, 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%, हटा दिया। कंपल्सरी 10% सरचार्ज, हेल्थ और एजुकेशन सेस 4% मैंडेटरी, इफेक्टिव टैक्स रेट होगा 25.168%। अगर मेरा स्पेशल इनकम है तो सेम प्रोविजन मेरा 10, 15, 20 जो भी पहले था, जो अपन ने सीखा, लेकिन कंपल्सरी सरचार्ज लग जाएगा 10%, कंपल्सरी है। और हेल्थ और एजुकेशन सेस 4% मैंडेटरी। अगर एओ को लगता है कि आपने कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन किया है किसी रिलेटेड पार्टी के साथ में जो आर्म लेंथ पे नहीं था, मतलब अगर वही, जैसे ये आईफोन है, आईफोन अगर मैं मार्केट में बेचने जाता तो मेरे को उसको 40,000 रुपए मिलता, मैंने अपने कजिन को 20,000 में बेच दिया, तो अगर एओ को ऐसा लगता है कि आपने कोई मस्ती करी है तो उस केस में एओ सीधा 30% टैक्स रेट लगा देगा, मैंडेटरी 10% सरचार्ज लगा देगा, और हेल्थ और एजुकेशन सेस तो 4% लग ही जाएगा। ओके सर, अब यहाँ पर कौन सा डिडक्शन और कौन से एक्सपेंडिचर आपको नहीं मिलेंगे, ये वो सारे डिडक्शन है। देखो पीजीपीपी में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, 32AD का आपको नहीं मिलेगा, तो उसके बाद में स्पेसिफाइड बिजनेस है तो वो नहीं मिलने वाले आपको। अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए किसी भी थर्ड पार्टी को पैसा दिया, इन हाउस दिया तो अलाउड है, थर्ड पार्टी को डोनेशन दिया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। चैप्टर 6A के डिडक्शन नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपने SEZ यूनिट कंटेंट है आपका तो आपको मिल जाएगा डिडक्शन, ओनली SEZ वाला। इसके अलावा कौन से आपको मिल जाएंगे, जैसे 80JJAA है, आपने नया स्टार्टअप किया, नए एम्प्लॉयज हायर किए, तो उस केस में एम्प्लॉयज को पैसा दे रहे हो तो मिल जाएगा। इसके अलावा LA1B और ATM अगर आपको पता हो तो क्या होता है, डिविडेंड वाला। आपने क्या किया, आपको आपकी दूसरी कंपनी से डिविडेंड मिला और आपने अपनी कंपनी को, सब्सिडरी कंपनी को या अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड हाथों हाथ ट्रांसफर कर दिया तो आपको ATM का डिडक्शन मिलता है। 80LA के अंदर क्या होता है, कोई भी एलिजिबल यूनिट होता है ना मेरा, जो लोकेटेड होता है IFSC में, तो उनके जो भी स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं, जैसे कि स्पेसिफाइड लीजिंग या ऑफशोर बैंकिंग, तो वो सारे ट्रांजेक्शन्स पर आपको डिडक्शन मिलता था, वो न्यू टैक्स में भी आपको अलाउड हो जाएगा। कंडीशन क्या है, इससे रिलेटेड कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है तो आपको नहीं मिलेगा। और कंपनी के केस में मैट लगता था, तो मैट का बैलेंस होगा ना वो कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड मैट क्रेडिट कुड नॉट बी सेट ऑफ, आप सेट ऑफ नहीं ले सकते, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सिमिलरली नेक्स्ट सेक्शन है 115BAB। 115BAB डोमेस्टिक कंपनीज के लिए। सर अभी तो डोमेस्टिक कंपनी आपने बताया, अब जो BAB है वो डोमेस्टिक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। डोमेस्टिक कंपनी के लिए 22, दिमाग में घुसा लो 22 न्यू टैक्स में, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग है तो और कम कर दिया। कंडीशन क्या है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन टैक्स रेट अभी समझते हैं। 15% टैक्स रेट है, सरचार्ज 10%, 4% हेल्थ और एजुकेशन टैक्स, 17.16 इफेक्टिव टैक्स रेट। स्पेशल इनकम जो भी स्पेशल रेट है, लेकिन सरचार्ज कंपल्सरी 10%, हेल्थ और एजुकेशन सेस 4%। ओके सर, अदर इनकम है, एओ को लगता है अदर इनकम के केस में 22%। अब देखो मेरा फॉर एग्जांपल मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और मैन्युफैक्चरिंग के साथ में मैंने कुछ ट्रेडिंग भी चालू कर दिया, ठीक है, ट्रेडिंग बिजनेस भी चालू कर दिया, ट्रेडिंग मतलब खरीदना बेचना चालू कर दिया, तो जितनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की इनकम है उस पर 15% लग जाएगा। स्पेशल इनकम जो भी मेरा डिविडेंड 111A, 112 और 112 और डिविडेंड इनकम है उस पर स्पेशल टैक्स रेट जो भी है वो लगेगा। और अदर इनकम जो मेरा खरीदा बेचा किया, उससे जितना भी इनकम कमाया उस पर टैक्स रेट 22% से सीधा लग जाएगा, 10% हेल्थ और एजुकेशन सेस लग जाएगा। ओके, अगर आपने किसी भी ट्रांसफर प्राइसिंग रिलेटेड पार्टी के साथ में ट्रांजेक्शन में मस्ती करी है और एओ को पता चला है तो 30% टैक्स रेट, 10% सरचार्ज, 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस, 34.32% का टैक्स लगा देंगे, ठीक है। अब कौन से डिडक्शन आपको मिलेंगे कौन से नहीं मिलेंगे वो अभी अपन ने ऊपर डिस्कस किए थे, सेम है। कंडीशन नंबर 2 सेम वही है। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंडीशन क्या दी है कि जो आपकी कंपनी है वो सेटअप हो जानी चाहिए, रजिस्टर हो जानी चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019 और उसके बाद में आपकी कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए। पुरानी कंपनी है तो नहीं मिलेगा, एकदम नहीं होनी चाहिए। नई का मतलब नहीं होना चाहिए, स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस नहीं होना चाहिए अदर देन 33B। 33 का बी में क्या होता है कि अगर आपकी कोई भी कंपनी है, भूकंप, सुनामी, तूफान, जो भी नेचुरल क्लैमिलिटी के कारण बंद हो गई थी और 3 साल के अंदर अंदर आपने उसको वापस चालू कर दिया तो उसको नया ही माना जाता है, ठीक है। अगर आपने क्या किया कि रिलायंस का एक बिजनेस है, रिलायंस ने अभी एक नया चालू किया कैंपा का, ठीक है, तो उसने क्या किया, कैंपा का क्या किया, किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस का ही पार्टीशन था, स्प्लिट अप करके बनाया, नया नहीं स्प्लिट अप करके बनाया,
तो उसको नया बिजनेस नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर उसने सेपरेट कंपनी बनाई है कैंपा के लिए तो उसको नया बिजनेस माना जाएगा और उसको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर क्या बोला गया, इसके अलावा दूसरी कंडीशन, इट डज नॉट यूज सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, कि जो नया बिजनेस है उसमें सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नहीं होना चाहिए, सारी मशीनरी क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या हो गया, सेकंड हैंड का डेफिनेशन क्या है, सेकंड हैंड का मतलब ये कभी भी नहीं होगा अगर आपने कोई भी मशीन इंडिया के बाहर से मंगाई है और इंडिया में आज तक उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं हुआ है और सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू टोटल प्लांट एंड मशीनरी की 20% से ज्यादा नहीं है तो उसको सेकंड हैंड नहीं माना जाएगा। कंडीशन क्या है, इंडिया के बाहर से आपने इंपोर्ट करी है, आज तक कभी भी इंडिया में डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं हुआ है और जो मेरा सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी है अगर है भी तो भी टोटल का 20% से ज्यादा नहीं है तो उसको सेकंड हैंड नहीं मानेंगे। ठीक है, ओके सर, इट डज नॉट यूज एनी बिल्डिंग प्रीवियसली यूज एज ए होटल और कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, ऐसा कोई भी बिल्डिंग आप यूज नहीं कर सकते, अगर किया तो नया बिजनेस नहीं माना जाएगा। इट शुड नॉट बी एंगेज इन ए बिजनेस अदर देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट और आर्टिकल थिंग्स स्पेसिफाइड इन। अब देखो बच्चों, मैंने क्या बोला, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे होना चाहिए, बट यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट डिफाइन कर दिया कि ये फॉलोइंग 6 बिजनेस है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग्स में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो 6 बिजनेस तो मान लेंगे कि आप मैन्युफैक्चरिंग में नहीं काउंट होते हो और उस केस में हम आपको 15% टैक्स रेट का बेनिफिट नहीं देंगे, सीधा 22% लग जाएगा जो अपन ने डोमेस्टिक कंपनी के लिए देखा था न्यू टैक्स रेजिम में। कौन कौन सा, अगर आप क्या कर रहे हो, कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो जैसे मोबाइल बैंकिंग ऐप, तो इसके अलावा अगर आप कोई माइनिंग कर रहे हो जैसे कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो माइन से, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता। आप क्या कर रहे हो, मार्बल ब्लॉक को कन्वर्ट कर रहे हो इनटू स्लैब के अंदर, आप क्या कर रहे हो, स्टोन कटिंग बिजनेस के अंदर हो। लार्ज जो भी ये क्या होते हैं, मार्बल के ब्लॉक्स होते हैं ना, उसको आप क्या कर रहे हो, कट करके पॉलिश करके किचन के आउटर स्लैब्स बना रहे हो उससे, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोलते। बॉटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर, सिलेंडर में गैस भर रहे हो। ठीक है, बुक्स या प्रोडक्शन कर रहे हो, किसी भी फिल्म का प्रोडक्शन कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट आपको और बताएगा दूसरे बिजनेस कभी भी अपना सीबीडीटी के सर्कुलर से या जैसे भी उनको बताना होगा, अगर ये 5 बिजनेस में आप हो तो आप मैन्युफैक्चरिंग का डिडक्शन नहीं ले सकते, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में फॉल नहीं होंगे, 15% टैक्स नहीं लगेगा, 22% टैक्स लग जाएगा। चलिए, अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मैं बात करूं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में आपको क्या याद रखना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में अगर मेरी इनकम 10,000 रुपए तक है, अगर मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम 10,000 तक है तो टैक्स रेट 10%, और 10,000 से ज्यादा है लेकिन 20,000 तक है तो 20%। देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे गोकुलधाम सोसाइटी है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, मेंटेनेंस कम होता है तो इनकम भी कम होती है, इसलिए यहाँ पे स्लैब भी कम रखा गया। सिमिलरली अगर कोई बड़ी बड़ी सोसाइटीज है जिनका मेंटेनेंस भी ज्यादा होता है तो उसके लिए सेपरेट प्रोविजन है। अगर मेरी इनकम 10,000 तक है तो 10%, 10,000 से ज्यादा है तो 20 और उससे ज्यादा है तो सीधा फ्लैट 30% टैक्स गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट कर लेगी। सरचार्ज के लिए कंपनी वाले प्रोविजन अगर आपको पता है तो काम आ जाएंगे। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो 7%, 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%, होल हेल्थ और एजुकेशन सेस तो 4% तो है ही है। अगर 115 BAD मतलब न्यू टैक्स रिजिम में जाता है तो टैक्स रेट 22% हो जाएगा जो अपने को पता है, सरचार्ज कंपलसरी 10% और हेल्थ और एजुकेशन सेस 4%। लेकिन अगर आप 115 BAE के अंदर हो, BAE का मतलब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के अंदर हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ साथ में मैन्युफैक्चरिंग का कुछ भी काम करते हो तो टैक्स रेट 15%, याद करो 10% हेल्थ और एजुकेशन नहीं, 10% सरचार्ज कंपलसरी और 4% HEC। और अगर अदर एक्टिविटी है मैन्युफैक्चरिंग के साथ में, जो अदर एक्टिविटी है उस पर 22% टैक्स, 10 सरचार्ज, 4 अपना हेल्थ और एजुकेशन सेस। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसके अंदर क्या है, कौन कौन से डिडक्शन और कौन कौन से एग्जम्पशन जो आपको नहीं मिलेंगे, सेम है जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया, कुछ भी नया नहीं है। लेकिन सर मेरे को अगर रेजिडेंट मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उस केस में आपने क्या बताया था कि 15% से सरचार्ज, 15% से टैक्स रेट लगेगा, स्पेशल इनकम पर स्पेशल है और अदर इनकम पर 22% है, ये आपने मेरे को बताया। ओके सर, तो सर इसकी कंडीशन क्या है कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी रेजिडेंट मैन्युफैक्चरिंग के साथ में हो तो उसकी कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो आपकी कंपनी है वो सेटअप हो जानी चाहिए ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 2023 और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट हो जाना चाहिए 31 मार्च 2024 से पहले पहले। आपकी कंपनी स्टार्ट हो जानी चाहिए सितंबर 2023 के बाद में और 31 मार्च 24 से पहले आपका बिजनेस चालू हो जाना चाहिए। और आपका बिजनेस और जो कंपनी है वो स्प्लिट अप नहीं होना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी सेकंड हैंड नहीं होना चाहिए। सेकंड हैंड का मतलब बता चुका हूँ ऑलरेडी कि इंपोर्ट इन इंडिया, इंडिया के अंदर डेप्रिसिएशन क्लेम ना हो और 20% से ज्यादा ना हो टोटल प्लांट और मशीनरी का। ठीक है, और आप मैन्युफैक्चरिंग में जो मैंने 5 बिजनेस बताया ना वो बिजनेस कवर नहीं होंगे यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या माइनिंग
या मार्बल ब्लॉक का कन्वर्जन, या बॉटलिंग कर रहे हो गैस को सिलेंडर के अंदर, या मूवी बना रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो प्रोडक्शन प्रिंटिंग ऑफ बुक्स कर रहे हो। तो क्लियर है। चलिए सर, अब एओपी बीओआई के केस में टैक्स रेट क्या है? एओपी बीओआई के केस में टैक्स रेट बताओ तो सिंपल ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या था, अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 से 5%, 5 से 10 20, अबाउट 10 30। और एओपी बीओआई के केस में न्यू टैक्स वही है, अप टू 4 लाख नील, 4 लाख से लेकर के 8 लाख तक अपना, इधर आपको 4 लाख से इनकम बढ़ानी, उधर 5% से बढ़ाना। तो 5%, 10, 15, 20 और 25 और 24 लाख से ज्यादा है तो 30% सीधा। तो ये ओपी बीवाई का टैक्स रेट कंप्लीट हो गया। सरचार्ज क्या लगता है सर एओपी बीवाई के केस में? अगर एओपी कंसिस्ट ओनली कंपनी एज ए मेंबर। अब देखो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आपने क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल आज आप और मैं मिलकर के एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना लिया गणेश उत्सव के लिए, तो उस केस में सरचार्ज जो नॉर्मल लगेंगे, इंडिविजुअल केस में जो लगते हैं वही। लेकिन आज क्या किया ईजे क्लासेस में, मैं आदित्य सर ऊर्जा में, हम आपस में 4-5 लोगों ने मिलकर के एक ही कंपनी के मेंबर है, और हम लोगों ने क्या किया है कि कुछ नवरात्रि के लिए कुछ हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किया एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना करके। तो उस केस में सरचार्ज ऐसा बोला गया कि 50 लाख तो कुछ नहीं, 50 लाख से 1 करोड़ तक 10%, और 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15%, बस बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन अदर के केस में आपको पता है 50 तक कुछ नहीं, 50 से 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15, और उसके बाद में 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो अपना 25% भी लगता है, मैक्सिमम 25% लगता है न्यू में, ठीक है, और ओल्ड में 37% मैक्सिमम लगता है। 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%। समझ में आप लोगों को? चलिए, तो ये अपने टैक्स रेट से रिलेटेड सारे प्रोविजन कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट है बच्चों मेरा अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम। अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? अब देखो इसके अंदर क्या होता है, बहुत बार एसएससी क्या करता है कि एसएससी के अकाउंट में ऐसा पैसा मिलता है जो जिसका वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है। अगर आपके अकाउंट में कोई पैसा क्रेडिट हुआ है और आपके पास में उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, असेसिंग ऑफिसर आपके पास में आया और असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए कैसे आए, तो आपने क्या एग्जांपल दिया, आपने ऐसा बोला कि सर मैं क्या करता हूँ डीटी पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो बच्चे पास हो गए होंगे, तो बच्चे पास हुए तो बच्चे के पेरेंट्स बहुत खुश हुए तो उन्होंने मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। ऐसे अगर आप एक्सप्लेनेशन दोगे तो असेसिंग ऑफिसर कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा और आपकी इनकम पर सीधा 78% से टैक्स लगा देगा, 60% प्लस 25% प्लस 4% हेल्थ और एजुकेशन से। नेक्स्ट है अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट किए हैं, एसएससी ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किए हैं विच आर नॉट इन द रिकॉर्ड ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और एसएससी उसका एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पा रहा है, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर सीधा 78% से टैक्स चार्ज कर देगा उसकी इनकम के ऊपर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अनएक्सप्लेन मनी, अनएक्सप्लेन मनी का मतलब अगर कोई भी एसएससी के पास में मनी, बुलियन, ज्वेलरी या कोई भी वैल्यूएबल थिंग पाई गई, जैसे फॉर एग्जांपल असेसिंग ऑफिसर गया और एसएससी ने बोला कि एसएससी के पास में गोल्ड मिला 100 किलो, तो एसएससी ने बोला कि कोई मेरे घर के बाहर छोड़ के चला गया, ठीक है, तो हमने रख लिया। ऐसा एक्सप्लेनेशन देंगे तो असेसिंग ऑफिसर उस पर 78% का टैक्स लगा लेगा। ओके, इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज। अब मैंने क्या किया, 1 किलो चांदी खरीदी, आपको पता ही होगा चांदी का भाव कितना चला है, फॉर एग्जाम्पल 4 लाख रुपए चल रहा है, मैंने बुक्स के अंदर चांदी को 2 लाख रुपए में ही दिखाया, ठीक है, मैंने चांदी को बुक्स में 2 लाख रुपए ही दिखाया, तो असेसिंग ऑफिसर बोलेगा कि ये 2 लाख रुपए में क्यों दिख रहा है, चांदी का भाव तो 4 लाख है। तो मैंने बोला यार मेरा तो जान पहचान का था, मेरे को 2 लाख रुपए में मिल गया। अब कैसे पॉसिबल है यार, 4 लाख रुपए की चीज आपको 2 लाख रुपए में कौन देगा, ठीक है, तो आपने क्या किया, घोटाला किया, 2 लाख रुपए कैश में दिया होगा ना, हो सकता है बुक्स में नहीं दिखाने के लिए, और उसको आपने व्हाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। इसलिए बोलते हैं बच्चों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हमेशा फेयर वैल्यू पे दिखाना पड़ता है, आपको पता ही होगा। तो असेसिंग ऑफिसर जो भी डिफरेंस होगा उस पर टैक्स लगा देगा 78% से। नेक्स्ट है अनएक्सप्लेन इनकम। अनएक्सप्लेन इनकम का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपने क्या किया फॉर एग्जाम्पल आपकी शादी हुई, ठीक है, आपके बच्चे की शादी में आपने 2 करोड़ 5 करोड़ का खर्चा कर दिया। अब 2 करोड़ 5 करोड़ का खर्चा कर दिया तो असेसिंग ऑफिसर ने देख लिया, और बाप रे 5 करोड़ रुपए शादी में लगा दिए, इसके बाद इतनी इनकम है, रिटर्न निकालो इसकी। रिटर्न देखा तो टैक्स कुछ भरा हुआ ही नहीं है, तो असेसिंग ऑफिसर ने बोला पैसा कहाँ से लाए भैया शादी के लिए, तो बोला कि कुछ नहीं, आजू बाजू वालों ने दे दिए। ऐसा कौन पैसे देते, ऐसे एक्सप्लेनेशन दोगे क्या? तो वहां पर असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, जितना आपने खर्चा किया, एक तो 5 करोड़ का आप खर्चा कर चुके हो, अब असेसिंग ऑफिसर बोलेगा 5 करोड़ पे 78% से टैक्स भी मेरे को दो। अरे बाप रे, 5 करोड़ तो मेरी शादी में चले गए, अब 5 करोड़ का 78% मेरे को टैक्स डिपार्टमेंट को भी पे करना पड़ेगा। तो ऐसा होता है। नेक्स्ट है बच्चों, अगर कोई भी आपने अमाउंट बोरो किया है या रीपे किया ऑन द बेसिस ऑफ हुंडी, इसका मतलब हुंडी का मतलब होता है प्रोमिसरी नोट, मतलब विदाउट चेक अगर आपने हुंडी के बेसिस पर आप क्या कर रहे हो कि प्रोमिसरी नोट के बेसिस पर आप सामने वाले पर्सन से लोन ले रहे हो और उसका रिपेमेंट कर रहे हो, फिर आगे ऐसे चलते ही जा रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो भी अमाउंट होगा ना उसको डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा एट द टाइम ऑफ बोरोइंग,
ठीक है, और उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बोरोइंग के टाइम पे उसको डीम्ड इनकम मान लिया था ना, तो बाद में वापस जब रीपेमेंट होगा ना, तब वापस उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलो अब ये तो आपको पता ही है, अनडिस्क्लोज इनकम पर टैक्स रेट कितना है सर? 60% टैक्स लगता है, 25% सरचार्ज लगता है, और हेल्थ और एजुकेशन सेस लगता है 4%। और आपको किसी भी तरह का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर खर्चा किया तो। अब यहाँ पर अगर कोई पर्सन बोले सर 5 करोड़ रुपए तो मैंने शादी में खर्चा कर दिया, अब आपको मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, तो उसके सामने मेरे को एग्जम्पशन मिल जाएगा क्या एक्सपेंडिचर का? तो कुछ भी नहीं मिलेगा, मजे करो यार। एक तो अनडिस्क्लोज इनकम मिली आपके यहाँ पर, ऊपर से आप बोल रहे हो कि उसका एग्जम्पशन ले सकता हूँ क्या? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। तो बच्चों इसी के साथ अपना चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, माहौल जबरदस्त शानदार। तो नेक्स्ट क्लास में अपन सीखेंगे हमारा एग्रीकल्चर इनकम और रेजिडेंशियल स्टेटस के प्रोविजंस। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो, हमेशा एक चीज याद रखना, एवरीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। हमेशा अपने आप पर भरोसे रखो, क्योंकि आपने ये जर्नी स्टार्ट कर दी है। और देखो, हमेशा there is 99 reasons to give up, but there is always one reason to keep going, that is what you promise to yourself or your parents। आपने अपने आप को जब ये जर्नी स्टार्ट करी थी, तब अपने आप को क्या प्रॉमिस किया था? ये जब जर्नी स्टार्ट की थी उस टाइम पर आपने अपने आप के साथ में आपने अपने पेरेंट्स को क्या प्रॉमिस किया था? आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो अब आप जिस स्टेज पर है ना, आप वहां से पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। देखो हमेशा एक चीज याद रखो, प्लीज रिमेंबर वन थिंग, कि लाइफ विल टेस्ट यू, पीपल विल डिसअपॉइंट यू, बट द ओनली थिंग जो आपके कंट्रोल में है वो क्या है सर? व्हाट यू रिएक्ट, हाउ यू रिएक्ट, आप कैसे रिएक्ट करते हो ये मैटर करता है। बाकी कुछ भी चीजें मैटर नहीं करती है, 4 लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप चीजों के से कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके सर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय दोस्तों।